नमस्कार। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2023 अपना जो एग्ज़ाम है मेंस का 25 फेब 2024 उसकी एक एक्सपेक्टेड डेट है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि 25 फेब को ही ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जब तक स्टेट पीएससी कुछ रिटन में ना दे तब तक जो डेट्स होती हैं वो फाइनल होती हैं। अपने एंड से या पब्लिक डोमेन में जो भी र्यूमर्स हैं उन पे कुछ खास ज़्यादा रहता नहीं है। फॉरेस्ट्री का जो अपना सिलेबस है इससे अराउंड हर साल जो लास्ट 3 पेपर्स का ट्रेंड है उसके हिसाब से अराउंड 42 से 43 क्वेश्चंस अपने ये 4 यूनिट्स जो हम लोग रिफ़र करने वाले हैं इससे निकल आते हैं। इसमें 2-3 वो क्वेश्चन हैं जो फॉरेस्ट्री फील्ड के ही हैं, बट ये आपके एमपीजीके वाले पार्ट में आ जाते हैं। जैसे एमपी में चंबल वाले रीजन में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, एमपी में कौन सा फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, छोटा नेशनल पार्क है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट्री में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, तो वो वहाँ पर ले लो। यानी कि आप ये जो 4 यूनिट का सिलेबस कवर करेंगे तब तक आप ये अज्यूम करके चलिए कि आपने 42-43 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और अगर आप स्टडी मटेरियल और वीडियो क्लासेस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जैसा लास्ट 3 एग्ज़ाम में हुआ है 2021-22 इनमें ग्रेजुअली जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ा है हम लोगों ने स्टडी मटेरियल को रेगुलरली अपडेट किया है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी क्वेश्चंस में, पैटर्न में थोड़े चेंजेस होंगे। रेगुलर अपडेट है तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर 42-43 में लगभग 36-37 तक क्वेश्चन हम लोग इजली कवर कर लेते हैं। ये एक एवरेज अपना इजली चल रहा है, यहाँ तक कवर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, जैसे गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। अब वो हमने भाई नोट्स में नहीं है तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे हैं। अदरवाइज बाय लार्ज ये लगभग आपका 85-86 या कुछ हद तक 90% तक पहुंच जाता है एवरेज, और इसमें हो जाता है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो आपको एमसीक्यू वगैरह दिए जाएंगे वो ऑलमोस्ट एक लेवल है, एक सैचुरेशन लेवल आता है किसी भी फील्ड में। वैसा ही फॉरेस्ट्री में है, लगभग शायद 17-18 हज़ार के आसपास एमसीक्यूज थे जिन्हें मर्ज करके आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे पार्ट जो ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मर्ज करके 4,500 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वो मोर देन इनफ है, उन्हें कर लो, क्वेश्चन बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है। अब अपना जो सिलेबस है 4 यूनिट है। जैसे पहली यूनिट रही आपकी ये जो सिलेबस होते हैं, चाहे आपका फॉरेस्ट्री, आप इसे अदर फील्ड में भी अप्लाई करेंगे क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, एनवायरनमेंट है, ट्रैवलॉजी, जनजाति वाला पार्ट है। ये जो सिलेबस है ये एक स्पेशली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम में, रिटेन एग्ज़ाम में कई बार वो सिलेबस से सीधे क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो रिटेन बेस्ड एग्ज़ाम में हमें सब कुछ पढ़ना भी होता है लेकिन सिलेबस भी दिखते हैं। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में सिलेबस का टारगेट होता है कि है क्या, एक एवरेज एरिया क्या है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं जाते। रीज़न ये है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम कभी सिलेबस को फॉलो करते ही नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, फॉरेस्ट्री में भी देख सकते हो, इवन इसमें तो कुछ ऐसे एरिया से भी क्वेश्चन आए हैं जो आपके सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है। सिल्वीकल्चर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। तो कई बार हमें क्या करना होता है, थोड़ा जो सिलेबस में है उसे एक प्रॉपर डायमेंशन से समझने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे एरिया जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उन्हें भी देखना पड़ेगा। ये जो आपका यूनिट 1 है उसे हम लोग यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसके लिए आप लोगों के जो मॉड्यूल है यूनिट 1
आपके लिए मॉड्यूल 1 है, यूनिट 2 मॉड्यूल 2 में है, ऐसे 4 यूनिट 4 मॉड्यूल्स में है और ऑब्जेक्टिव सेपरेट है। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मीन्स इंडेक्स में डिवीजन है, चैप्टर तो कंटिन्यू चलेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका जनरल फॉरेस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट कवर किए हैं। एक बेसिक फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि सिलेबस में आपके में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कौन कहाँ कब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। सेकंड एमपी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें यहाँ पर देख लिया है, स्टेट स्पेसिफिक डाटा। फिर आपका सिल्वीकल्चर वाला पार्ट है। मैंग्रोव्स वाला जो पार्ट है ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 1-1.5 पेज को पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लेना चाहिए। मुझे पढ़ाना थोड़ा ठीक लगता है, आई मीन उसका ऐसा डायमेंशन है जो अदर जगह थोड़ा फिट हो जाता है, जैसे कैजुराइना सिलेबस में है और उससे ये चीज़ थोड़ी हेल्प हो जाती है, फिट हो जाता है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। और लास्ट में है इंडियन ट्री स्पीसीज, ऐसे करेंगे। यहाँ 2 और एस्पेक्ट है, जब हम लोग आगे पढ़े उससे पहले देख लें। फर्स्ट थिंग, आपको जो भी आप सिलेबस की ये 4 यूनिट कवर करेंगे, आपके पास सपोज ये पूरा एक टाइम फ्रेम है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं। इसमें मॉड्यूल 1 आपका अराउंड 50% टाइम कंज्यूम कर जाएगा, अकेले कवर करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अदर मॉड्यूल में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है सब कुछ आप मॉड्यूल 1 में ही पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल जो है ये 1/3 में ही, मीन्स रिमेनिंग 3 मॉड्यूल अगले हाफ पार्ट में ही कवर हो जाते हैं। इनमें बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। रीजन एक ही है, क्योंकि इनमें जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे सब कुछ हम लोग यहाँ मॉड्यूल 1 में पढ़ते हैं। इसलिए अपना ये मॉड्यूल थोड़ा प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड होता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये सिलेबस के बाहर नहीं है, वो अदर का पार्ट है जो यहाँ हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेते हैं। तो बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं इसमें क्या हम वो पढ़ लें जो सिलेबस में है। भाई साहब, ये जो नोट्स हैं वो पहले ही इसमें बिल्कुल फॉरेस्ट्री बिल्कुल क्रक्स समराइज है। इससे ज़्यादा छोटा बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे इतना ही रखा है। अगर हमारे लिए 100 पेज में बनाना पॉसिबल होता तो हम आपको 100 पेज ही देते हैं। इससे ज़्यादा और शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें जो भी है फर्स्ट से कवर टू कवर आप पूरा रिफ़र कर लीजिए। अगर कहीं डाउट है, ऐसा भी संभव है कि नोट्स बनाए जाते हैं, कुछ जगह टाइपिंग एरर हो, कॉन्सेप्ट में कोई एम्बिग्विटी हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, आप वहाँ कम्युनिकेट कर लें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह आपको चैट सपोर्ट दिया जाता है। कहीं दिक्कत आ रही है आप पूछ लीजिए, लेकिन इसे पूरा पढ़ना है, कहीं छोड़ना नहीं है। अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये आपका जो मॉड्यूल 1 है कितने मार्क्स दे रहा है। जैसे 2020 को अगर हम लोग देख लें, 4 मार्क्स, 6, ये हो गया 10। ये तो देखो 10 मार्क्स तो आपको ये जनरल फॉरेस्ट्री और स्टेट ने पकड़ा। सिल्वीकल्चर के आए थे 3 और ट्री स्पीसीज के 3, मीन्स 20 में आपके क्वेश्चन आए थे इस पार्ट से। ये मॉड्यूल 1 से 16 क्वेश्चन। 21 में 10, 3 और ये 6 आपके हो गए 16, 3 19 और 1 ये आए 20 क्वेश्चन। और अभी रिसेंटली 22 में 10 और 1 11, 2 13 और 2 15, 2 2 4 1 5 10 15 16 20 15 में से एक एवरेज आप लेके चलिए कि आपने अगर मॉड्यूल 1 कवर कर लिया तो 15 मार्क्स यानी कि 15 क्वेश्चन यानी कि 45 मार्क्स अकेले एक सिंगल मॉड्यूल दे रहा है। इसमें जनरल फॉरेस्ट्री से आप 10-10 देख सकते हो, या इन्हें कंबाइंड भी ले लो तो 6 4 10 और ये 16 और 11,
तो लगभग 10 से 12 ये अकेले आपके अगले जो 5-6 घंटे जाने वाले हैं, यही आपके 10 से 12 क्वेश्चन या 30 से 35 मार्क सीधे सीधे यहीं पे हैं। यहाँ तो 30 से 35 मार्क की बात की जा रही है, वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो एक एक मार्क की माथापच्ची पड़ेगी। देख लेते हैं इसमें, ये आपके सिलेबस जस्ट दे दिया है। सिलेबस के अलावा हम लोगों को कुछ और चीज़ें भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ सकती है। पहले अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं, अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग कुछ चीज़ों को जस्ट सुपरफिशियल वे में देख सकते हैं, जिसमें है फॉरेस्ट सॉइल, ट्राइबल इकोनॉमी और करंट अफेयर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा सिल्वीकल्चर सिस्टम और ट्री इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जेनेटिक्स बायोलॉजी पार्ट में है तो ये वाले पार्ट है, इन्हें सुपरफिशियल जस्ट समझ लेंगे आधा घंटे में कि ये एक्चुअल में है क्या। करंट अफेयर को तो लेके ही चलना पड़ेगा और ट्रैवल इकोनॉमी, क्योंकि इन दोनों पार्ट से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। जैसे तेंदुपत्ता है, अब तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितनी पत्तियां हैं, उसका रेट कितना है। जैसे 3,000 रुपये था एक मानक बोरे का रेट, अभी रिसेंटली नैसिया में उन्होंने 3 से 4,000 कर दिया। तो ये जो चेंजेस हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोगों ने इंटरव्यू के टाइम पे कई बार पूछा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉक इंटरव्यू के दौरान, बट वो यहाँ पर आ गया, वो किस्मत थी, मोस्ट ऑफ ने नहीं पढ़ा होगा उसे। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी जनरल फॉरेस्ट्री और ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। जनरल फॉरेस्ट्री जो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न जो काल है, आधुनिक, मध्यकाल और प्राचीन काल, इसके दौरान फॉरेस्ट्री फील्ड में क्या हुआ उसे देखेंगे। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जैसे मिनिस्ट्री है, उसकी बहुत सारी सबऑर्डिनेटेड बॉडीज़ हैं, जैसे जूलॉजिकल सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आएंगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी रिपोर्ट्स है, फॉरेस्ट टाइप, फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट, पॉलिसी, मिशन, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, इनकी समरी मीन्स जैसे पॉलिसी एक्ट है, ये आगे पढ़ोगे, चैप्टर है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, यहाँ पर जस्ट एक समरी सी रहेगी। नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फेमस पर्सनैलिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जनरल फॉरेस्ट्री वाले पार्ट में कवर करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, प्राचीन काल से। अपना जो एंशिएंट इंडिया है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जब भी आप पढ़ेंगे सीधा स्टोन एज में नहीं जाना है, वेदों से। अपना 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद जो है, जैसे आपका ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद पूरा अकेला नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे आप ऋग्वेद समझते हैं उसे बोला जाता है संहिता, ऋग्वेद संहिता। और ये है क्या, संहिता। इसको समझने के लिए एक्सप्लेन फर्दर, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसे बोलते हैं ब्राह्मण। और दूसरा है आरण्यक, और इसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन लास्ट में आते हैं उपनिषद या वेदांग। ऋग्वेद के ऊपर कुछ ब्राह्मण और कुछ आरण्यक, मीन्स उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है इनमें, और लास्ट में उपनिषद आते हैं। और इसको बोला जाता है, ये पूरा जो है इसे बोला जाता है एक वेद, ऋग्वेद। ऐसा ही खंड सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का चलेगा। इसलिए उपनिषदों को हम वेदांग यानी कि वेदों का अंत बोलते हैं। वैदिक काल है, उसमें कुछ चीज़ें हैं फॉरेस्ट के बारे में, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए कोई मायने नहीं रखता है। बाद में जब वैदिक काल खत्म होता है तो जो वेदों में कहा गया है उसकी अपनी जो समकालिक उस टाइम की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, उसके हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो वेदों की बातें हैं उन्हें कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए जो भी बातें हैं वो सही गलत आज के पर्सपेक्टिव में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलत लगे। जो आज सही है वो आज से 100 ईयर बाद गलत लग सकती है। जो 50 ईयर पहले जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी
अपने जो दादा दादी के टाइम पे, उस टाइम पे जो बातें ठीक लगती थी वो आज गलत लगती हैं बहुत सारी। तो ये समकालिक समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। उस टाइम पे वैदिक काल के बाद लिखे गए पुराण, उन्हीं में से टोटल ऐसे 8 पुराण हैं, जिसमें से एक है विष्णु पुराण, जिसमें उस टाइम के जो विख्यात फेमस जो फॉरेस्ट थे उनका डिस्क्रिप्शन है। जैसे विष्णु पुराण जो है उसमें 13 टाइप के वनों का वर्णन है, 13 टाइप्स के। अब इसमें बहुत सारे हैं, अपन को ध्यान रखना है केवल वो फॉरेस्ट जो कहीं ना कहीं थोड़े एमपी से जुड़े हैं। जैसे एक वन आता है कलेश वन, ये ग्रह कलेश नहीं है कुछ वैसे ही कलेश वन। ये नर्मदा के साउथ में है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि नर्मदा रिवर एमपी से निकली है तो अपना एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर ही बना रही, उसके बाद भी कुछ एरिया है अपने पास एमपी में। तो कलेश वन जो नीचे एरिया से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसे है यहाँ पर है वामन वन। सेंट्रल रीजन में यहाँ पर है दशरण्यक वन। जो अपना ईस्टर्न पार्ट है रीवा सतना वाला रीजन, इसमें है करूस वन। और एक ये जो अपना बुंदेलखंड बघेलखंड से जुड़ा हुआ मिक्स रीजन है, यहाँ पर आते हैं महाकंटक वन। इस टाइप से एमपी में 4 टाइप के वनों फंस जाते हैं अपने। और भी है जैसे नैमी सारल, ये यूपी में है प्राच्य वन, आग्रे वन, यहाँ पर पंचनद वन, ये बकाया की भी है लेकिन वो अपने काम के हैं नहीं। इसी पुराण में इन वनों को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक बोलते हैं कंजर वन और दूसरा है कंटक वन। आप ऐसे समझ लो कि 13 टाइप के वन है, इनकी 2 कैटेगरी है या 2 टोकरियों में रख दिया गया है। एक में वो वन है, वो फॉरेस्ट है जिनकी मेजोरिटी जो स्पीसीज हैं, जैसे कि राजस्थान वाले हैं सेमी एरिड, ग्वालियर वाला रीजन के हैं जो वामन वन है। ये वामन वन में यहाँ पर सेमी एरिड टाइप की वेजिटेशन होगी, थॉर्नी वेजिटेशन, कटीले होंगे, जैसे बबूल है अकेसिया निलोट का। इसमें मेजोरिटी स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है कंटक वन। कंटक वन मतलब वो फॉरेस्ट जिनकी स्पीसीज में कांटे वगैरह होते हैं, उन्हें इस टोकरी में रख दिया। कुछ ऐसे फॉरेस्ट, जनरली ऐसे कंटक वनों में एलिफेंट वगैरह नहीं रहते हैं। एलिफेंट कहाँ मिलेंगे आपको? छत्तीसगढ़ दंडकारण्य फॉरेस्ट, वो भी एक है। झारखंड के फॉरेस्ट, उनमें कटीले नहीं है, कांटे थोर्न कम है या निग्लिजिबल है, कुछ ही स्पीसीज है, बाय लार्ज नहीं है। अपने यहाँ के में राजस्थान के में मोस्ट ऑफ स्पीसीज थॉर्नी मिलेंगी। तो दूसरे वन है उन्हें बोलते हैं कंजर वन। कंजर वन यानी कि कंजर मीन्स एलिफेंट फॉरेस्ट। तो इस टाइप से इसमें कुछ फॉरेस्ट जो है 13 है, कुछ 5-6 उसमें आ जाएंगे, कुछ इसमें आ जाएंगे। तो इस टाइप से फॉरेस्ट को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कंजर वन और कंटक वन। रिसेंटली अभी शायद है 1-2 मंथ में ही, मैं श्योर तो नहीं हूँ कौन सा एग्ज़ाम था, किसी एग्ज़ाम में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एलिफेंट कंजर वन है, ये एलिफेंट फॉरेस्ट पूछा गया था कि एलिफेंट फॉरेस्ट कौन से हैं। तो उसमें कंजर और कंटक दोनों ऑप्शन दे रखे थे, दूसरे और भी 2 ऑप्शन थे, तो उसमें अपना सीधा कंजर वन सीधा निकल रहा था। एक और क्वेश्चन है, इन विष्णु पुराण फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज। विष्णु पुराण में जो वन है उन्हें कैसे डिवाइड किया गया? तो बोल सकते हो कि इन्होंने 2 मेजर कैटेगरी बनाई, कंजर और कंटक वन, और इसके अंदर फिर उन्होंने अपने फॉरेस्टों को रख दिया। 6-7 इसमें आ गए और 6 के आसपास जो भी आए वो इसमें आ गए। तो यहाँ कंजर और कंटक वन के रूप में इन्होंने क्लासिफाई किया। पौराणिक काल खत्म होता है, इसके बाद बौद्ध और जैन वाला जो पीरियड है धार्मिक, उसका आ जाता है। फिर अपने 16 महाजनपद का काल आता है। 16 महाजनपद के बाद फिर मगध जो है पाटलिपुत्र, वो उसका राजगृह जो है उसका एम्पायर खड़ा होता है।
मैं हिस्ट्री में यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप लोगों ने पाटलिपुत्र का उदय कैसे हुआ वो पढ़ा होगा। उसके राइज होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो फॉरेस्ट बेस्ड था। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कोल, आयरन ओर, मेनली आयरन ओर जो है, लोहे के इस्पात की जो खदानें हैं वो बहुत ज़्यादा थी। उन्हें मेटल वहाँ से मिला, कोयला मिला, और सबसे ज़्यादा एलिफेंट झारखंड के फॉरेस्ट से मिले। और पाटलिपुत्र ऐसा फर्स्ट एम्पायर था जिन्होंने अपनी रेगुलर आर्मी में फर्स्ट टाइम एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया, एलिफेंट लेके आए। पाटलिपुत्र जब खड़ा हुआ, वो बकाया की हिस्ट्री आपने पढ़ ली होगी, धनानंद वगैरह की चीज़ें। तो ये वो टाइम पीरियड था जब पाटलिपुत्र बना, चंद्रगुप्त मौर्य आए, जहाँ पर एक तरफ धार्मिक मूवमेंट चल रहे थे, बौद्ध जैनिज्म संघ इनका काल था, मतलब धार्मिकता थी। राजा था, लेकिन राजा और सत्ता दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक कंपनी है और मैं उसका एमडी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ही पूरी कंपनी पे कब्जा है। कंपनी ने 100 रुपये कमाए तो वो मेरे पॉकेट में जाएगी। कंपनी में अदर शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ पर राजा और राज्य दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। इस टाइम तक, काफ़ी टाइम तक रही ये मिडिवल में ये भाषा थोड़ी बदली, अदरवाइज प्राचीन काल में मेरी वफादारी मेरे राज्य के प्रति है, राजा आ जा सकता है, इस टाइप का रहता था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, फॉरेस्ट एक बड़ा रिसोर्सेज था, संसाधन था इनकी इकोनॉमी का। तो उस टाइम पे वनों को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता था। अब 16 महाजनपद के टाइम पे जंगलों को कहने से मैनेज किया जाता था, उसका कोई प्रॉपर रिटन डिस्क्रिप्शन तो है नहीं। लेकिन चंद्रगुप्त आए तो उसके साथ कौटिल्य जी आए और उनके साथ अर्थशास्त्र वो आ गया। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने बोला है कि जो वन है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए वनों का रक्षक, वनपाल, एक पोस्ट कर दिए, जो आज के टाइम पे फॉरेस्ट गार्ड है, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने पोस्ट बोला है वनपाल। बोला वो वनपाल होगा जो अपने पूरे फॉरेस्ट को सेव करेगा, सिक्योर करेगा, रक्षा करेगा। इन्होंने ये भी बोला कि जो राजा के पास या राज्य के पास जो जंगल होते हैं, राज्य के पास ना कि राजा, राज्य के पास जो फॉरेस्ट है, राजा को उन जंगलों को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। 4 हिस्सों में एक हिस्सा राजा अपने उपभोग के लिए रखेगा, मतलब ये जो जंगल है राजा इसमें शिकार करने जा सकता है। उस जंगल से जो भी उत्पाद मिलेगा उसका पूरा जो रेवेन्यू है वो राजा अपने पर्सनल उपयोग में कर सकता है, अपनी फैमिली पे, अपने ऊपर खर्च कर सकता है। एक हिस्सा है वो स्टेट का है, राज्य का है। राज्य का मीन्स आप ऐसे समझ लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी को अगर आप राजा मान लो 2 मिनट के लिए, तो ये एक हिस्सा है जिसका रेवेन्यू मोदी जी अपने पर्सनल उपभोग में कर सकते हैं। वो किसी को डोनेट कर दें, बाइक खरीद ले, कुछ भी करें, वो उनका मुद्दा है। लेकिन ये हिस्सा जो है वो सेंटर गवर्नमेंट का है, इसमें पीएम सीएम कुछ भी नहीं कर सकते, इस पे इनका नहीं है। जो स्टेट करेगा, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव करेगी। राज्य और राजा के बीच का डिफरेंस थोड़ा समझने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो यहाँ ये एंटिटी सेपरेट है। राजा, राज्य आते जाते रहेंगे राजा, लेकिन राज्य रहना चाहिए। राजा तो आते जाते रहे, ये मगध राज्य है, हमारी वफादारी राज्य के प्रति है। राजा आज ये बने, 20 साल बाद ये राजा चले जाएंगे, कोई दूसरा एम्पायर आएगा, कोई तीसरा आएगा, लेकिन राज्य बना रहेगा। तो उस टाइप का ये वाला जो रिसोर्सेस है, इससे जो भी निकलेगा वो स्टेट यूज करेगा। एक हिस्सा आम आदमी के लिए है और एक हिस्सा जो है वो ब्राह्मण और जो अदर जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म है, उनके दान के लिए। इसका पर्पज़ रिलीजियस पर्पज़ बोल सकते हो, जिसमें ये अपने आश्रम की स्थापना करना,
बौद्धिज्म संघ जो है, संघों को दान दिया गया, जिसमें संघों ने मठ और एक बड़ी सी एरिया बनाए जिसमें वो आराम से जाके समाधि वगैरह कर सकते हैं। गोम्पा फॉरेस्ट बोलते हैं, आगे आएगा गोम्पा फॉरेस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया। एंशिएंट इंडिया में ये फर्स्ट ऐसा राजा है जिसने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को वैल्यू दी, उसकी वैल्यू को समझा कि फॉरेस्ट क्या कर सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि मगध ऐसा पहला एम्पायर था, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, थोड़ा पहले हो गया था वो, जहाँ पर इन्होंने एलिफेंट को रेगुलर आर्मी में रिक्रूट किया। उससे पहले ये घोड़ों पे बेस्ड थे, मगध ने पहली बार एलिफेंट यूज करे। मगध इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका, उसके पीछे एक रीजन ये भी था, 6-7 रीजन है बेसिकली। एक एलिफेंट और सेकंड झारखंड से जो रिसोर्सेज हैं, आयरन है, आयरन और वो ये रहे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल में, द ओनली किंग हु टुक एन एफर्ट टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम वाज, प्राचीन काल में वो कौन सा राजा था जिसने जंगलों की देख रेख के लिए, मान लो राजा कहीं चला जाए, खत्म हो गया, चला गया कहीं, तो उसके बाद भी कोई देखभाल करता रहे, ऐसा प्राचीन काल में सबसे पहला कौन राजा हुआ, तो वो है अपना ओनली किंग, तो ये है अपना चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आएंगे गुप्ता। बहुत सारी लंबी चीज चलेंगे लेकिन इतना कोई लंबा चौड़ा है नहीं। मध्यकाल में ये लेटर, प्राचीन मध्यकाल नहीं, 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी के आसपास, 350 के आसपास गुप्त एम्पायर आया। इनका केवल अपने लिए सेंस है क्योंकि अवंती उज्जैन वाले रीजन में इन्होंने एम्पायर किया है, तो अपना एमपी की जो हिस्ट्री है उसमें मतलब है, उसमें आप ये चीज़ें देख लेना, उसमें अपनी फॉरेस्ट से कोई खास रिलेशन यहाँ निकलता नहीं है। अपना एंशिएंट ख़त्म हो जाता है, फिर आता है मिडवल, मॉडर्न, वो मध्यकाल। मध्यकाल में भी फॉरेस्ट की कंडीशन ठीक ठाक थी। मुग़ल आए लेकिन इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए ऐसे। ये कहीं पढ़ने में आया था कि जब अकबर जब राजा थे उस टाइम पे अकबर राजस्थान के जो डेजर्ट है जहाँ पर आज कुछ मिलता नहीं है वहाँ पर हंटिंग के लिए जाते थे, और वहाँ पर लगभग पूरा एरिया अराउंड 85% वेजिटेशन से कवर था। एक मोटा माटी अनुमान ये है कि अकबर के टाइम तक अपने देश के जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका बाय लार्ज 90% एरिया पे फॉरेस्ट कवर था। ये सारा जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन या डिस्ट्रक्शन जो हुआ है ये सबके साथ ब्रिटिश के बाद हुआ है, मेनली एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए। मिडिल में कुछ ऐसा है नहीं खास। शुरुआत होती है मॉडर्न टाइम पे, जैसे ही ब्रिटिश के पास फॉरेस्ट, या आपने ये सुना है कि भाई ब्रिटिश आए तो उन्होंने स्टार्टिंग में 3 कॉलोनी उनकी बन गई, या 3 जगह उनके प्रिंसली स्टेट बन गए, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। कोलकाता वाले में इतना जल्दी काम नहीं कर पाते थे वो, लेकिन हुआ क्या, साउथ में जो मद्रास है, कोलकाता बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडिया से जुड़ा था सीधा सीधा, तो यहाँ पर ब्रिटिश कुछ भी कर रहे एकदम उतना नहीं हो पाता, हड़कंप हो जाता था। दूसरा एक दिक्कत और थी कि नॉर्थ में सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, तो फॉरेस्ट उतना ज़्यादा थे नहीं। साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है कहाँ से, मद्रास से। और इन सब के पीछे एक बेसिक पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं। मुद्दा आता है शिप बनाने का। देखो ब्रिटिश जो आए किससे, जहाज़ों से। पूरी इकोनॉमी क्या थी, जहाज़ों की, शिप बेस्ड थी। पहले क्या करते थे, शिप मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही धंधा था। स्टार्टिंग में आए तो वो इंडिया से सामान लेके जाते थे, ब्रिटेन में बेचते थे, वहाँ से सामान लेके आए, इंडिया में बेचा, यही करते रहे। उनकी जब प्रोविंस जो है, उन्होंने यहाँ पर जब राज्य तंत्र भी इस्टेब्लिश कर लिया, इसके बाद भी वो उधर ही लंका सार, वो जो है उनकी लेस सिस्टर जो भी है,
वहाँ पर उनकी कॉलोनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर प्रोडक्शन होता था, वहाँ से लेके यहाँ आ रहा है और यहाँ के लोकल मार्केट में सेल किया जा रहा है। टोटल इकोनॉमी कैसी है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के बाद भी उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं की। यहाँ पर एक व्यवस्था यही थी कि लोगों पर एक मेंटेन यथास्थिति बनाई जाए और जो लगान के रूप में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के ब्रिटेन भेजो और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड लेके आओ और यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्पोज करो, बेच दो। तो बाय लार्ज क्या था? पूरा शिप बेस्ड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नेवी। लेटर फेज में क्या है कि जो दूसरी पावर आई, फ्रेंच है, स्पेन पुर्तगाल है, जर्मन है, हॉलैंड है, डच, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। अब आपको कंपटीशन बढ़ेगा तो आप चाहते हो कि नेवल पावर रैपिड बढ़े। ब्रिटेन छोटा सा आइलैंड है। उस टाइम पे जो शिप हैं वो बनाए जाते थे ओक के ट्री के, जिसके ओक क्वेरकस स्पीसीज रहती है। अब इसके साथ दिक्कत है, छोटा सा आइलैंड, कितने पेड़ होंगे? जो थे उनने काट पेड़ डाले। अब एरिया जो साफ़ किया है ब्रिटेन की, ये भी डर है कि दूसरी कंट्रियों से ये नहीं बोल सकते तो हमारे लिए फूड ग्रो करो, खाना भी तो है पेट के लिए। तो उनने बहुत बड़ा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया, उस पर फूड प्रोडक्शन होने लगा, जिससे ब्रिटिश के लोगों के पेट भरने लगे। और जो साफ़ किया उसमें ओक लगा नहीं सकते तो फॉरेस्ट कम हुए। अब ओक की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो, तो इसके लिए उन्होंने कॉलोनी वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया। अपने यहाँ इसका एक अल्टरनेटिव मिल गया, टीक। टीक एक बेस्ट अल्टरनेटिव मिला ओक का, जिससे हम लोग पानी के जहाज बना सकते हैं। इसी टीक के ऊपर पूरी लड़ाई चलेगी। बर्मा जो वार है वो भी टीक के लिए लड़े गए। म्यांमार जो है उस टाइम पे पेगू बोला जाता था, उस पर पूरा लड़ाई ही, बर्मा में कुछ था नहीं, केवल टीक था, इसलिए उन्होंने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बर्मा वार हुए, इंडो बर्मा वार। अभी जो भी हिस्ट्री है वो बाय लार्ज टीक के टिम्बर पे कंट्रोल करने की है, क्योंकि टीक की जो वुड, ये जो स्टोरी है इसका एक सेंस है। टीक की वुड के साथ इशू ये है कि अगर हम लोग सपोज किसी भी अदर लकड़ी जो है उसका यूज करके सिप बना दें, तो यहाँ दिक्कत ये है कि उस लकड़ी में होता है टैनिन, अदर एल्कलॉइड। सिप बनाए जाते थे तो किससे? निडल जो है ना, कीले, आयरन की रॉड, उनका यूज करके लकड़ी के फ्लैप जो है, स्लैब, फट्टे, उन्हें जोड़ जोड़ करके पूरा जहाज बनाया जाता था। उसके अंदर जो टैनिन और जो अदर एल्कलॉइड है वो उन आयरन की जो कीले हैं उन्हें जल्दी रॉट, जंग लग जाती थी, खराब हो जाती थी। जबकि ये ओक में नहीं था, इसलिए वो ओक के बनाते थे। और उसका अल्टरनेटिव इन्हें टीक मिला। टीक में भी वही क्वालिटी थी कि वो केमिकल ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो आयरन की कीलें गल जाए। रिजल्ट ये होगा कि ये जो भी जहाज बनाएंगे वो एटलीस्ट भाई 30, 40, 50 साल तो चली जाए। इसलिए वो जहाज के चक्कर में टीक पे करें। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में। आपसे पूछा जाएगा पैरागॉन ऑफ इंडियन टिम्बर। पैरागॉन चप्पल होती है ना, पैरागॉन का मतलब है जो अग्रदूत है, भारतीय टिम्बरों का अग्रदूत कौन है? आंसर टीक। एक क्वेश्चन और आता है, बेस्ट शिप बिल्डिंग टिम्बर कौन सा है? आंसर है टीक। ये इंडो बर्मा वार पे एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या यूज करते हैं? टीक। क्यों करते हैं? बेसिक सेंस आपको समझ में आ गया। मुद्दा कहाँ? नॉर्थ में कुछ कर नहीं सकते, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इतना कुछ था नहीं क्योंकि मराठा एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो स्टार्ट होते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी से। मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन होता है? वहाँ का जो गवर्नर, इनका जो भी रहा, वाइसराय का अंडर काम करने वाला, वो सबसे पहले कैप्टन वाटसन को अपॉइंट करता है एज ए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। किसे? कैप्टन वाटसन। याद रहे तो सबसे पहले लिखना, दिमाग की बत्ती जल गई। कैप्टन वाटसन कौन करता है? मद्रास गवर्नमेंट। किसको? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्हीं को अपॉइंट किया गया इसलिए अपन बोलते हैं फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है? कैप्टन वाटसन। क्यों किया गया?
इनसे बोला गया भाई साहब अपने पास मद्रास मतलब पूरा पूरा तमिलनाडु और कुछ केरल का हिस्सा, केरल उस टाइम पे ट्रावनकोर वाले जैसी अंडर गए इनके, वो पूरा इनके मद्रास के अंडर आ गया। इससे बोल दिया गया भाई साहब यहाँ पर बहुत बेस्ट क्वालिटी का टीक होता है। ये टीक में हो क्या रहा है कि लोकल के जो रूलर हैं वो भाई टीक काट काट के अपने महल बना रहे हैं। एक बात और ध्यान रखो, अगर आप अभी फॉरेस्ट में जाएं तो मेजोरिटी आपको कोई भी स्पीसीज है उसके प्लांट जनरली आपको मेरी मोटाई आपकी जो मोटाई है जनरली या थोड़ा बहुत बड़े मिलेंगे। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका रेडियस 10 फीट की है, यानी कि 20 फीट डायमीटर का ट्री हो, इतना मोटा। अगर 20 फीट डायमीटर है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 30-40 मीटर तक जा सकती है, 50 मीटर तक जा सकती है। इतनी हाइट के जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो पहले अपने यहाँ थे, ब्रिटिश के टाइम पे काटे गए, तो उनके बहुत सारे की जो लॉग हैं वो अभी भी जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस टाइम पे दिखा दिए जाएंगे। जैसे देहरादून में रखा है, चंद्रपुर में रखा हुआ है, बड़े बड़े हैवी लॉग हैं कि कितने मोटाई के वो लॉग हैं। अब है क्या, टिम्बर की वैल्यू है, तो इन्होंने बोला भाई साहब एक काम करो, ये जो लोकल रूलर हैं ये है, इनने किया क्या था ब्रिटिश ने कि पहले जैसे कोई फॉरेस्ट है उस पर वो पुरानी टाइप का सिस्टम है, उस पर राजा और आम पब्लिक अपना फॉरेस्ट समझती थी, तो उसमें क्या है उतने ही रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करेगी जितने की ज़रूरत है, बकाया की छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता अपने ही जंगल है, जंगल के देवता रूठ जाएंगे, भावनात्मक रूप से वैसे जुड़े हैं। ब्रिटिश ने ले लिया और ये लूटपाट मचाने लगे, तो उन्हें लगा कि यार ये तो जिस चीज़ को हम अपना समझते थे वो तो हमारे हाथ से निकल गई। रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश को लॉस पहुंचाना हो तो जो मतलब का टीक का हो ना, ब्रिटिश के मतलब का, उसमें जाके रात में माचिस से आग लगा दो, पेड़ को काट दो, बीच में डैमेज कर दो, राजा अपने यूज में कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया और एक टाइप से पर्पज था कि यहाँ पर टीक की सप्लाई कंट्रोल कर दो, जिससे जो बेस्ट क्वालिटी का टीक है उसे सीधा यहाँ से काट के सीधा ब्रिटेन भेजो, जिससे वहाँ जहाज बने, शिप बने। इंडिया में शिप नहीं बनते थे, सीधे ब्रिटेन में ही लेके जाएंगे। तो कैप्टन वाटसन को यहाँ अपॉइंट किया गया कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वनों का रक्षक। लेकिन एक टाइप से ये रक्षक का नाम नहीं करता था, इसका काम था, ये जैसी कंजर्वेटर बना इसने कुछ रूल नियम कानून लेके आए। उन कानून में क्या कर दिया, इसने एक लिस्ट बना दी कि ये टीक है, ये साल है, ये ऐसी साल साउथ में उगता नहीं है, टीक है, महोजनी है, इनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से पेड़ों का काटना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना और उसके कोई उत्पाद बनाना बिना लाइसेंस के अवैध है और आपको जेल की सज़ा हो सकती है। इस टाइप से इन्होंने लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो प्राइवेट पर्सन को लाइसेंस दिया ही नहीं जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा, जो भी बेस्ट क्वालिटी ठीक है कोई ना तो काटने जाएगा, क्योंकि काटने गया और पकड़ा गया तो वो जेल जाएगा। कोई लेके जा रहा है, बैलगाड़ी होगी, एलिफेंट होगी, आसानी से होगा नहीं, पता पड़ जाता है ये पहुंच गए, अगर पकड़े गए तो वो जेल में। तो इस टाइप से कैप्टन वाटसन ने उस पूरे एरिया पे मोनोपोली कर दी। तो यहाँ पर कैप्टन वाटसन की जो ड्यूटी थी, उन्होंने उस पूरे मालाबार और ट्रावनकोर वाले रीजन में ऑलमोस्ट मोनोपोलाइज कर दिया टिम्बर प्रोडक्शन, टिम्बर की हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि ब्रिटिश की अब उस पूरे एरिया में मोनोपोली हो गई। अब अच्छा क्वालिटी का टिम्बर केवल ब्रिटिश ही खाएंगे। ये काम किया किसने, वाटसन ने। ये चलता रहा। बाद में जब मुनरो आएंगे, लगान सिस्टम 1823 में, तब मुनरो इस मोनोपोली वाले सिस्टम को ख़त्म करते हैं। उनकी रिकमेंडेशन होती है कि भाई ये जो तुमने टीक पे कर रखा है, इससे हो क्या रहा है कि लोकल जो लोग हैं उनमें वो आग जला रहे हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है तब भी पेड़ों में आग लगा रहे हैं, और तुम्हारा काम क्या है भाई, लोगों को कंट्रोल करना है जिससे आप धंधा अपना काम सही से कर सको। तुम यहाँ उनके साथ जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो एक काम करो,
ये संसाधनों पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आप मोनोपोली वाला सिस्टम खत्म कर दो, तुम भी खाओ, उन्हें भी यूज़ करने दो, उपयोग करने दो। इस टाइप से मुनरो ने यहाँ ये खत्म कर दिया। कैप्टन वाटसन फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने। कब किया? 1806 में। ये 32 से याद रहेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि वाटसन वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया नेम एज कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब क्योंकि फर्स्ट था इसलिए हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ यूज कर लेते हैं। यहाँ मुनरो से एक चीज़ और जुड़ी हुई है। कई बार क्वेश्चन आया है कि इंडिया में वर्किंग प्लान जो है उसके फादर कौन है, किसने स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मुनरो का काम बेसिक रहा है, आप लोगों ने लैंड जमींदारी सिस्टम जो है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रैयतवाड़ी, जमींदारी, ये आपने महलवाड़ी इस टाइप के नाम सुने होंगे। जैसे बंगाल में ने जमींदारी सिस्टम किया, वैसे ही मद्रास में जब बात आई तो वहाँ पर मुनरो को भेजा जाता है। मुनरो उनके साथ असिस्टेंट के साथ ये करते हैं वहाँ पर। इनका पर्पस था कि वहाँ जो कृषक ज़मीन है उस पर रिसोर्सेस जो एक्सप्लॉयटेशन है, मीन्स लगान वसूली जो है वो कैसे ली जाए। देखो यहाँ एक बेसिक इशू थे, आपके अपने पर्सनल इशू देख लो। आप इंदौर में रह रहे हैं, आप क्या चाहते हो कि भाई हमें मंथली 10,000 रुपये हमारे या 5,000 जो भी है, आप इतने घर वालों से यही उम्मीद रहती है कि मंथली आप 1 तारीख को इतना डाल दिया करो, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन इससे कम ना दो, एक फिक्स अमाउंट डाल दो। इससे होगा क्या कि हमें पता होता है 1 तारीख को आ जाएगा, खाने वाले को, टिफिन वाले को 2 तारीख को हमें इसे इतना अमाउंट देना है, किराए का इतना देना है, इसका इतना देना है, फीस इतनी देनी है, और टोटल कटू के जो भी 6-7 हज़ार होगा, 2-3 हाथ में बचे, और ये लाइब्रेरी के भरने, इसकी किताब आनी है। आप उनको क्या है कि फिक्स इनकम होने से उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपना एक प्रॉपर हो जाता है। ब्रिटिश के साथ भी ये दिक्कत थी कि वो इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई कंपनी, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, तब वो चाहते हैं कि एक तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो और कितना पैसे की उगाई कर रही कंपनी वो एक फिक्स अमाउंट हो जो समझ में आए, आसानी से समझ में आने वाला कोई सिस्टम खड़ा करिए जिससे सभी शेयर होल्डर को पता पड़े कि कितना हो रहा है। क्योंकि वो शेयर होल्डर तो बैठे ब्रिटेन में और यहाँ के लोग करप्शन न कर डालें, तो उन्हें एक फिक्स सिस्टम ऐसा चाहिए जो समझने में आसान हो। वो इसीलिए उन्होंने ये लगान सिस्टम वाला पूरा सेटअप लेके आया जिसे मुनरो वगैरह आगे बढ़ा है। अब मुनरो ने एग्रीकल्चर के लिए तो काम कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट में कैसे करें? फॉरेस्ट के साथ ये है कि अगर आपने बोला कि 5,000 का टीक हर साल निकालना है, 5,000 रुपये का, उस टाइम के 5,000 के हिसाब से, तो हो सकता है ऐसा ना हो कि 5-5 हज़ार करके निकालते रहे और आप ज़रूरत से ज़्यादा निकाल रहे थे, 20 साल बाद फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाए, या फिर आप ज़रूरत से कम निकाल रहे थे और जंगल और डेंस हो जाए, घने घने हो जाए, क्योंकि कम उत्पादन के कंपेयर में आप कम निकाल रहे थे। तो उसका मुनरो ने एक पूरा एक सिस्टम सा खाका बनाया और एक सिस्टम बनाया कि हमें हर साल इस एंगल के हिसाब से इतनी निकाल लेनी चाहिए। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। वो जो डिटेलिंग की उसे इन्होंने जो एक नाम दिया उसे बोलते हैं प्लान, यानी कि वर्किंग प्लान। तो वर्किंग प्लान, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, आगे हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिटेल में आएगा कि वर्किंग प्लान होता क्या है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जंगल को मैनेज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए एक बड़ा सा प्लान बनाया जाता है जिसे वर्किंग प्लान बोलते हैं। और इस वर्किंग प्लान की शुरुआत मुनरो ने की, ये भी पूछा जा चुका है। बाद में ब्रांडिस भाई साहब आएंगे, वो उसका जो मॉडर्न सेंस है वर्किंग प्लान का वो लेके उन्होंने इसको एडजस्ट किया कंटेम्प्रेरी ज़रूरत के हिसाब से, फॉरेस्ट के हिसाब से, और वो अभी तक चल रहा है अपना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है? कौन है भाई? लाइट का बल्ब, वाटसन अपना। यहाँ तक ये हो गया। वाटसन के अपॉइंटमेंट के बाद फिर मुनरो आते हैं और 23 के अराउंड ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इससे साउथ में इतने बवाल हो चुके थे कि अगले 30-40 साल साउथ की जो गवर्नमेंट है, मद्रास गवर्नमेंट जो है,
वो अब फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास प्लान करने वाली नहीं है, शांत बैठ जाएंगे वो लोग। अब ये लोग शांत बैठे थे। उस टाइम पे मद्रास वाले रीजन में जो मालाबार है, जो आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट है, उस टाइम पे जो मालाबार एरिया था उस पे इन्होंने एक कलेक्टर अपॉइंट किया था, कोनोली को। ये मालाबार का कलेक्टर था। ये टीक की लकड़ी का तो बवाल चल ही रहा था। ये टीक पे मोनोपोली क्यों बनाई थी इन्होंने? क्योंकि भाई ब्रिटेन को चाहिए सिर्फ बनाने के लिए। इस रीजन में मैं यहाँ एक स्टोरी और सुना देता हूँ जिससे थोड़ा आपको आगे चीज़ें आसान हो जाए। आप लोगों ने नीलगिरी वाला रीजन देख रखा है, चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये साउथ इंडिया है, ये अपना नीलगिरी माउंटेन रीजन है। यहाँ पर जब अभी इतनी बारिश होती है कि यहाँ लगभग मॉइस्ट कंडीशन है। तो जब ये आए थे उस टाइम पे तो बारिश हद से ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ पर फॉरेस्टर गए हैं, इनके अपने जो मेमोयर हैं, याद इस टाइप की जो बुक्स लिखी हैं मेमोयर, उसमें ने बोल रखा है कि हमारे पास यहाँ एक पानी की टंकी बनाई गई थी, उसमें हमेशा पानी भरा ही रहता था। जितना जंगली जानवर पी भी जाते थे तब भी डेली बारिश हो रही, गर्मियों के टाइम पे भी वो हमेशा भरी रहती थी। इस टाइप की चीज़ें हैं। इस रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस साइड से क्लाउड आ रहा है और 4:05 के टाइम पे 4 o'clock 5 o'clock हो ही रही है। तो ये रीजन जो है केरल का, इस रीजन में क्या है, ज़्यादा मॉइस्चर होने से ज़मीन में पानी, वाटर टेबल बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, दल दल की। पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि नदी चल रही हो, अगर नदी चल रही है वह तो बढ़िया है। पानी ज़्यादा भी नहीं है, कम हो तो ज़मीन सूखी हो। पानी कैसी है, मिट्टी कैसी है, कीचड़ वाली है। इस रीजन से ये टिम्बर को हार्वेस्ट करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग का एक तरीका निकाला गया। आगे हम लोग फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे यहाँ पर कि एलिफेंट जो है, रस्सी का जो टीक का जो लॉग है उससे रस्सी से बांध के एलिफेंट के ऊपर वो गले से बांधी हुई पट्टी से बांध दिया जाता था और एलिफेंट लेके जाता था। ये बड़े बड़े लॉग को वहाँ से इजीली निकाल नहीं पाते थे, इसीलिए इन्होंने अपने यहाँ इंडिया में यूकेलिप्टस जो है सफ़ेदा, उसको इंट्रोड्यूस किया था, अपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। पर्पज था, यूकेलिप्टस जो है एक पेड़ लगभग 1000 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी हवा में उड़ा देता है। इवेपोरेट, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन इतना कर देता है। तो उन्होंने यहाँ पर पूरे पे यूकेलिप्टस की प्लांटेशन करवाई आगे जाके, जिससे इस एरिया को सुखाया जा सके। सुखाने से क्या होगा कि जो घने जंगल है वहाँ पर भी जा कर के टीक को आसानी से निकाल पाएंगे। तो आगे ये चीज़ें जो है ये आगे फिर 3-4 बार रिपीट होंगी आपको। तो इस रीजन में इन्हें काफ़ी हार्वेस्टिंग की, जो बड़ा साफ एरिया निकला उसमें ये जो कोनोली थे मालाबार के कलेक्टर, इन्होंने यहाँ पर टीक की प्लांटेशन कर दी कोनोली ने। अब कलेक्टर थे, लेकिन उस टाइम पे जो मद्रास गवर्नमेंट ने जो रूल पास किया जिसमें इन्हें बोला गया कि आप ऐसा, एक्चुअली वहाँ रिकमेंडेड किया गया था कि इस रीजन में आप प्लांटेशन वगैरह करें, जिससे हमें फ्यूचर की ज़रूरत के हिसाब से पता पड़ जाए कि अगर हम लोग यहाँ कर रहे हैं कितना टाइम में हमारी रिक्वायर साइज शेप का टीक मिल जाएगा, जिससे हम आगे हार्वेस्ट करके सिर्फ बिल्डिंग कर सकें। कोनोली को एक ये पावर दी गई थी कि वो अपना सब ऑर्डिनेट रिक्रूट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 125 रुपये पर मंथ की तनख्वाह पे, अब ये तो मैं श्योर नहीं हूँ ये 125 पर मंथ था या एनुअल था, जहाँ तक है पर मंथ था शायद, लेकिन 125 उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, तो लगता है ये इनका एनुअल पैकेज होगा। इन्होंने चाथू मेनन, कोनोली ने, कलेक्टर साहब ने अपने अंडर चाथू मेनन को पकड़ा और बोल दिया भाई साहब अपन को करना है इस रीजन में टीक की प्लांटेशन। कलेक्टर भाई साहब के पास अपने काम है, तो बेसिक काम कौन करेंगे, चाथू मेनन। अब चाथू मेनन ने क्या किया, टीक के सीड जो बीज हैं उन्हें पकड़ा,
टीक के सीड देखोगे बहुत हार्ड होते हैं, उनकी बाहर की कवर जो है वो बहुत मोटी होती है। आसानी से तुम जैसे अपने बीज होते हैं उन्हें मिट्टी में दबा दो, उगाएंगे नहीं उगते हैं। उसकी आउटर कवर को आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हम लोग आगे सिल्वीकल्चर में पढ़ेंगे कि जैसे गोबर है उसके साथ कुछ दिन फर्मेंट कर दें उन्हें। एसिड ट्रीटमेंट, सल्फ्यूरिक एसिड है, आप ऐसे समझ लो जो टॉयलेट में एसिड यूज़ करते हैं उस एसिड में डाल दें, 8-10 दिन डले रहें तो उनकी हार्ड कवर सॉफ्ट हो जाती है। धूप में रखें, गर्म करें सुखाएं, गर्म करें सुखाएं, तब वो आउटर कवर जो है क्रैक हो जाए, तब वो जर्मिनेट कर पाए। तो इस टाइप से बीज को जो ट्रीटमेंट करने का, उसे प्रोसेस करने की जो मेथड है वो चाथू मैनन ने डेवलप करे। डेवलप किया कुछ इन्होंने अपने परसेप्शन से, जो आसपास की सोसाइटी कैसे जर्मिनेट करती है, जो लोकल नॉलेज है उस सब के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट करके उन्हें मेथड बनाए कि हाँ 4 तरीके हैं। और यही मेथड है जो बाय लार्ज हम लोग आज भी यूज करते हैं। जैसे हॉट कोल्ड ट्रीटमेंट है, फर्मेंटेशन है, गोबर में डाल के फर्मेंटेशन, वो इन्हीं के टाइम से अभी तक चल रहे हैं। तो चाथू मैनन की हेल्प से कोनोली ने नीलांबर वाले रीजन में टीक की प्लांटेशन कर दी। ठीक है, कहाँ पर की गई? नीलांबर में। कहाँ है ये? केरल में। किसने की? चाथू मैनन और कोनोली ने मिलके। ठीक है, कब की गई? 1842। देखो भाई साहब, जो डाटा है 1842, ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट सर्वे, और ये जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, एस नेकी की बुक है, ऑथेंटिक सोर्स है। ये बोलते हैं 1842 में किया गया। 100 ईयर होने पर, 100 ईयर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, ये 1861 से 1961, ये एक सोवेनियर पब्लिश किया गया था ये अपनी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइड से। 2 मॉड्यूल है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट का डाटा है, वो भी यही बोल रहा है। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने जो बोर्ड लगाया है उस पे इन्होंने लिख रखा है कि भाई हमने ये प्लांटेशन जो है, देखो नीलांबर टीक, ये वेलकम टू वर्ल्ड ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन, कोनोली प्लॉट। कोनोली प्लॉट क्या है? जो प्लांटेशन की जाएगी तो वो बड़े एरिया होते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट में बांट कर देते हैं ना, तो जो एक एरिया है उसे बोला जाता है प्लॉट। छोटे छोटे प्लॉट कर दिए जाते हैं, तो इसमें एक एरिया है जिसे बोला जाता है कोनोली प्लॉट, जिसमें ये प्लांटेशन है, उस एरिया का नाम दे दिया कोनोली प्लॉट। ठीक है, प्लांटेड बाय चाथू मैनन, दोनों के नाम आ गए। ठीक है, कब किया गया? 1842 में। यहाँ पर इन्होंने लिख जरूर रखा है कि भाई ये ऐसा ऐसा है, आप इसे एक बार और देख लें। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यह केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोनोली प्लॉट, द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ वर्ल्ड, राजवा रिवर, ये चालियार रिवर के किनारे है। इतना सब कुछ पूछा है, कभी गया नहीं है। प्लांटेड ड्यूरिंग 1846। यहाँ पर इनका कहना है कि कब किया गया? 46 में। रिकॉर्ड बोलते हैं 42। जनरली कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं कंफ्यूज करता हो, तो आप कोई भी डेट 42 लेके चलिए। ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ वर्ल्ड, ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ इंडिया, कुछ भी पूछा जाए नीलांबर आंसर है। अभी रिसेंटली से GI टैग भी मिला है 2-3 साल पहले। पे ट्रिब्यूट टू द प्लांटेशन एरिया नोन एज कोनोली प्लॉट, प्लांटेशन वाला एरिया है ये कोनोली, भाई साहब को सम्मान में उसका नाम दे दिया गया कोनोली प्लॉट। पहले ऐसा कुछ था नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान हो जाए। इन इंडिया फर्स्ट टीक प्लांटेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। देश में भाई पहली जो टीक की प्लांटेशन है वो कहाँ की गई? नीलांबर, केरला। द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन इन इंडिया आर लोकेटेड। देश की सबसे प्राचीन टीक प्लांटेशन कहाँ पर लोकेटेड है? केरला। द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन इन द वर्ल्ड कहाँ है? केरला। क्वेश्चन देखो, इंडिया हैज डिस्टिंक्ट टू हैविंग द बेस्ट मैनेज एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अमंग द डेवलपिंग नेशन।
अपने देश जो है वो कुछ ही जो डेवलपिंग नेशन है उस चुनिंदा देशों में से है जिसके पास बहुत अच्छी तरीके से मैनेज और बहुत उत्पादक वन है। सम ऑफ प्लांटेशन ऑन टिम्बर यील्ड स्पीसीज आर ओल्डेस्ट इन एशिया। इनमें से कुछ तो ऐसी प्लांटेशन है जो कि एशिया के कुछ जो प्राचीनतम जो प्लांटेशंस हैं उनमें से आते हैं। नेम द करेक्ट स्पीसीज फॉर द फॉलोइंग ओल्डेस्ट इन एशिया। अब भाई वो ओल्ड एशिया की जो ओल्डेस्ट है ना उसका नाम बता दो। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे पूछ लेते वैसे ही आ जाता है। आंसर क्या है? टीक इन केरला। ठीक है। इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड। अपने देश में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब स्टार्ट की गई? प्लांटेशन का मतलब है आपने नर्सरी से या कैसे भी करके जो आपने मटेरियल तैयार किया है उसको आप ज़मीन पे जाके रोपण कर रहे हो लाइन में लगा के। वो पूरा सिस्टम को एक नया सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं प्लांटेशन फॉरेस्ट्री, जिसमें हम लोग बीज को कलेक्ट करना, बीज से पौध को बनाना और पौध को एक विशेष तरीके से आप लाइन में स्क्वायर रेक्टेंगुलर आगे पढ़ेंगे उस तरीके से ज़मीन पे लगा देना और फिर उसके लिए बाउंड्री फेंसिंग वगैरह करके उसकी संरक्षा करना। इस पूरे तरीके को हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन फॉरेस्ट्री। देश में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की स्टार्टिंग या शुरुआत है वो कब से की गई? देखो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं लेकिन एकेडमिक के हिसाब से जो लिखा होता है उतनी ही पे ध्यान देना है क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होना होता है। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे प्लांटेशन की गई तो क्या वो स्टार्टिंग नहीं मान सकते हम लोग? अब वो फिर आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट करते रहो। एमपीपीएससी को कोई लेना देना है नहीं, जो किसी किताब में लिख रखा है वो मान लेते हैं। और फॉरेस्ट्री की बुक्स में बोल रखा है कि भाई ये प्लांटेशन फॉरेस्ट्री है वो 42 से स्टार्ट हुई है, 1842 से। अब लिखा है ना 42 तो भाई 42 है। कुछ जगह यहाँ पर आपको 44 मिल जाएगा तो फिर 44 है, वो कोई फिक्स डेट नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो नीलाम्बर है उसको भी हम लोग 42 या 46 जो नीलाम्बर की डेट है उसी से मान लेते हैं कि यहाँ से प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्टार्ट हो गई है। कुछ बुक्स में थोड़ा गड़बड़ ज़रूर है लेकिन उन्हें हम लोग एक लेवल से ज़्यादा नहीं मानते हैं। जैसे 43 में क्या होता है? कैंपबेल। मैंने अभी आपसे क्या बोला? 1842 में नीलाम्बर में टी की प्लांटेशन हुई। 43 में उसी टाइम पे ये कॉलोनी कर रहे थे कहाँ? नीलाम्बर रीजन में। उसी टाइम पर मद्रास में जो फोर्ट बनाया था ब्रिटिश ने उसे क्या बोलते हैं? विलिंगटन। विलिंगटन वो फोर्ट एरिया है जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी रुकती थी। ये विलिंगटन के आसपास ऐसे समझ लो यहाँ पर विलिंगटन में क्या होगा? एक घंटा बजता होगा टाइम बचाने की, तो टन टन करता था, इससे याद रहेगा विलिंगटन। इस विलिंगटन के आसपास वाले रीजन में यूकेलिप्टस की प्लांटेशन की गई जो थे कैंपबेल। ये घंटा मतलब बैल, जो यहाँ पर घंटा बजता रहता था विलिंगटन में, टन टन बैल। इन्होंने यूकेलिप्टस को इस पूरे रीजन में प्लांटेड किया। पर्पज वो नहीं था कि यहाँ पर इस एरिया का सौंदर्यीकरण कर रहे हों। इनका पर्पज था कि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर ही था, वहाँ से उठा के ले आए ये यूकेलिप्टस या सफ़ेदा, उसको वहाँ उस पूरे ज़मीन को ड्राई कर देता था। तो इनने सोचा कि अगर इस एरिया में लगाया और अगर हमें एक एवरेज आइडिया लग गया तो जो मद्रास वाले रीजन और अदर रीजन में जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर हम यूकेलिप्टस की प्लांटेशन करके उस एरिया को सुखा देंगे। इससे होगा क्या? वहाँ से टी को निकालना आसान हो जाएगा। तो कैंपबेल यूकेलिप्टस पिन्नाटा को लेके आए कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने यहाँ पर वेलिंगटन वाले रीजन में इसकी प्लांटेशन की। इसे भी मान लिया जाता है स्टार्ट ऑफ प्लांटेशन फॉरेस्ट्री इन इंडिया। यहाँ प्लांटेशन फॉरेस्ट्री देश में कब हुई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलोनी नीलाम्बर 42 है, ये 43 है, और नीलाम्बर वाले खुद के बोर्ड में बोल रहे हैं कि हमारी 46 से हुई है। तो आपको कोई भी मिल जाए, अगर वो 1842, 43, 46 के आसपास कुछ भी मिल जाए,
आप ये मान लेना प्लांटेशन फॉरेस्ट्री लगभग यहीं से शुरू हुई, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन नहीं मिलते हैं। और अगर आपको क्लोज ऑप्शन मिल रहा है तो आप 43 सीधा लगा के आ जाना, क्योंकि ये सीधे कुछ बुक्स में सीधा सीधा लिख रखा है। अदरवाइज नीलांबर वाला भी प्लांटेशन फॉरेस्ट्री है, वो कोई दूसरी फॉरेस्ट्री थोड़ी है, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री ही है भाई साहब वो भी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड। अब ऑप्शन देख लो, यहाँ 1842 है। हाँ, एक बात और, कई बार गलती से क्या होता है, आप लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि 18 देखते हैं 19 नहीं देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1942, दिखता ही लिखा 19 है, पढ़ते 18 है और इसे गोला भर के आ जाते हैं, तो वो ध्यान रखें। इसके बाद आगे चलती है स्टोरी। 1847, देखो मद्रास वालों ने वाट का बल्ब जलाया था, कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया था, उनने मोनोपोली बनाई थी, उससे दिक्कतें खड़ी हुई थी। तो मद्रास वाले तो शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोकल ने बहुत तीव्र विरोध किया था और उससे इनके थोड़े लेने के देने भी पड़े थे, समस्याएं क्रिएट हुई थी, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं करेंगे। बॉम्बे वाले, क्योंकि इन्हें कभी कोई चक्कर नहीं पड़ा था इनका, तो इनने क्या किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वालों ने गिब्सन को पकड़ा। उस टाइम पे क्या हुआ, ये बॉम्बे में मराठाओं को सीधा एम्पायर उनके पास शिफ्ट हुआ। गिब्सन जो है वो थे पुलिस सुपरिटेंडेंट, जिनके पास पूरा पुलिस का चार्ज था। उनसे बोला गया एक काम करो, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया है हमने अभी अभी, तुम ही कंट्रोल करो, तुम्हारे पास पूरा पुलिस सिस्टम है, जगह जगह तुमने चौकी लगा रखी है, तुम जो टिम्बर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे रेगुलेट कर दो। तो इस टाइप से गिब्सन को इन्होंने कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से फिर अपॉइंट कर दिया। पहला कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, पहले भी इस पोस्ट से किया गया था वाटसन को, तो वो पहला था इसलिए अपन बोलते हैं फर्स्ट कंजर्वेटर। सेकंड टाइम इन्होंने, ये किसने, बॉम्बे वालों ने किसको कर दिया, गिब्सन को। अब ये पुलिस का आदमी था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उसने किया, उस चीज़ें थोड़ी मेंटेन की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा एक टाइप से डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर बनाई गई और उससे थोड़ा हैंडल किया उन्होंने। कुछ बुक्स में से लिखा है फाउंडेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस इन इंडिया, ऐसा लिखा जरूर जाता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा मानना नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो इसको उन्हें पता भी नहीं होता है कि गिब्सन ने क्या किया था, तो इसे लिखा है बस, इतना नहीं था, इसे लेके नहीं चलना है आपको। बाद में जब इनने काम किया, गिब्सन ने थोड़ा काम किया, तो मद्रास वालों को फिर आत्मा जागृत हुई। 1857 की क्रांति, उससे एक साल पहले इन्होंने क्या किया, क्लिघॉर्न, मद्रास वालों ने क्लिघॉर्न से बोला भाई साहब तुम्हें हम कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट कर रहे हैं। क्या, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और इनके पास क्या है, जैसे यहाँ गिब्सन के पास पुलिस डिपार्टमेंट भी था, इन्हें नहीं, बोला हम इस पोस्ट पे हमने नई पोस्ट क्रिएट करी है, आज ही बनाई है, आपको उस पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है और अब आपका अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और आप पूरा ये काम करोगे। क्योंकि इनके पास और कोई काम धाम था नहीं, केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मेंटेन करना था, तो इसे हम लोग बोल देते कि ये फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर है। रेगुलर क्योंकि उससे पहले वाले जो थे वो सब के सब रेगुलर थे, उन्हें साइड वर्क दिया गया था, वो कभी काम करते थे नहीं करते थे, टाइम पास काम था। ये पहला आदमी है जो फुल फ्लैज का कंजर्वेटर बना, तो फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इससे पहले गिब्सन और वाटसन जो थे वो सब टेम्परेरी थे। टेम्परेरी मीन्स उनके पास अपने वर्क एरिया थे, फॉरेस्ट एक साइड वर्क था उनके लिए। ये जो क्लिघॉर्न है उसी ने उदगमंडलम जो है वहाँ पर, ये क्या, या ऑक्टामंडलम जो भी है वहाँ पर यूकलिप्टस की प्लांटेशन करवाई। साउथ इंडिया में एक हिल रीजन है, शायद नीलगिरी रीजन में हिली कोई थोड़ा टाउनशिप है, ऑक्टामंडल या उदगमंडलम, उसमें ने प्लांटेशन वगैरह करवाई। ये जो 56 का टाइम था, आपको पता है इस टाइम पे डलहौजी था, डलहौजी की हड़प नीति ये था, उसी टाइम पे था। उसी टाइम पे जैसे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक जो काल है, उसमें गांधी को हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि गांधी से पहले और गांधी के बाद, उसी टाइप से
मतलब गांधी से पहले, गांधी से बाद, ये जो आज़ादी के पहले का जो इतिहास होता है उसमें 2 पार्ट में हम लोग सिंपल वे में डिवाइड कर लेते हैं। कई बार 3 में रहता है। ब्रिटिश कंपनी से वो 1857 से पहले और 1857 से बाद, और बाद के बाद फिर जैसी 1890 के बाद है वो गांधी से पहले और गांधी के बाद कांग्रेस, इस टाइप से थोड़ा डिवीजन करके हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे यहाँ पर फॉरेस्ट्री का हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ समझ लो कि ब्रांडिस भाई साहब से पहले और ब्रांडिस के बाद। तो ये 56 वो है जब था डलहौजी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखो क्या होता है, एक कहावत है कि जो जीतता है वार इतिहास वही लिखता है। रावण, राम और रावण की वार में अगर रावण जीत गया होता तो इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता, वो जो चाहता वही लिखता। फॉरेस्ट्री के फील्ड में वेस्ट में जितना वर्क जर्मन ने किया है, ये बोल सकते हो कि होम्योपैथी एक पूरा का पूरा मेडिकल साइंस ही है, जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद और एलोपैथी के मिड में आता है। रिफाइन वर्जन बोल सकते हो आयुर्वेद का, और मिक्स फॉर्म कुछ बीच में कहीं रख लो इन्हें। एक पूरा का पूरा मेडिकल विद इन एक टाइम फ्रेम 15-20 साल के पार्ट में एक पूरा का पूरा मेडिकल फील्ड खड़ा कर दिया। जो आज हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर रिसर्च जो है, कंप्यूटर जो है, ये सारे के सारे जर्मन है क्रिएशन, पूरे पूरे इनिशियल वर्क पूरा जर्मन में हुआ। फॉरेस्ट्री जो है इसका जो प्राइमरी वर्क है 90% सबका सब जर्मन का है। इवन स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश आते हैं, इन्हें अपने जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से स्टार्ट होती है, इन सबकी ट्रेनिंग खुद जर्मनी में होती थी। जर्मन अकेले ऐसे थे जो पूरी दुनिया में उस टाइम के जितने भी IFS टाइप ये जो फॉरेस्ट सर्विसेज होते हैं, इन सबकी ट्रेनिंग जर्मनी में की जाती थी, क्योंकि उन्हीं के पास स्किल थी और किसी को कुछ आता ही नहीं था। सब्जेक्ट पूरा वहीं से शुरू हुआ। तो जो ब्रांडिस है वो जर्मन था, जर्मन लिंकेज है उसके। और ये जो अपने डलहौजी थे ये तो ब्रिटिश थे। कुछ रिलेशन ऐसा है कि ब्रांडिस की फैमिली मींस ब्रांडिस की वाइफ उसके कोई रिलेशन में और डलहौजी की बीवी के रिलेशन में ये कुछ जुड़े हुए थे। रिजल्ट ये हुए कि ब्रांडिस थे बॉटनिस्ट, बॉटनी से थे। अब भाई बॉटनी वाला ग्रेजुएट घूम रहा है तो वो सप्पा लगाएगा कि भाई कहीं जुगाड़ हो जाए। तो डलहौजी की उसने अपनी बीवी से, डलहौजी की बीवी कोई बुआ फूफा मामा इस टाइप के कोई रिलेशन थे इनके, और डलहौजी तक बात पहुंचाई। और डलहौजी ने बोला कि एक काम करते हैं, ये बॉटनी वाला तो है ही, अभी अपने पास बर्मा टिक के लिए म्यांमार से फाइटिंग चल रही थी इनकी। तो जो म्यांमार वाले रीजन पे पेगू बोला जाता था, उस पर जो हमने कब्जा किया है, वहाँ पर हमें एक पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर तरीके से टीक निकालना है। और पेड़ों की समझ रखने वाला ही अगर वहाँ पर टॉप में होगा तो सही से निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये ब्रांडिस को उठा करके वहाँ पर एज ए सुप्रिटेंडेंट पेगू में यानी कि म्यांमार में, बर्मा में अपॉइंट कर दिया। क्या सुप्रिटेंडेंट, आपने पढ़ा होगा ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP। तो ऐसे इन्होंने सुप्रिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट यानी कि SF अपॉइंट कर दिया। किसको, ब्रांडिस को। किसने किया, डलहौजी ने। इस स्टोरी से अपन को क्या फ़ायदा है, ये समझ में आ जाता है कि इंडियन फॉरेस्ट्री की हिस्ट्री में ब्रांडिस की एंट्री कब हुई। एक को क्वेश्चन आता है कि ब्रांडिस भाई साहब IFS जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल जो बनते हैं IGF, उससे पहले कहाँ पर काम करके आए, ये किस पोस्ट पर काम करके आए। इस टाइप के एकेडमिक्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, तो आपको एक बेसिक आइडिया है कि ये क्या करके आए, इनका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है। आपको ये बताया, देखो फर्स्ट कंजर्वेटर है वाटसन। सेकंड वाटसन को किसने किया था, मद्रास वाले ने। सेकंड बने थे गिब्सन, इन्हें किया था किसने, बॉम्बे वालों ने। फिर मद्रास वालों ने क्लिघॉर्न को किया था रेगुलर कंजर्वेटर, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं था, इनके पास काम था। इसके अलावा ये भी संभव है कि ये जो
बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें भी कुछ फॉरेस्ट पे काम हुआ हो आसाम वाले रीजन में, लेकिन उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है। इसलिए हिस्ट्री में जो वर्क होता है अपने यहाँ इंडिया में, उसमें उस रीजन को कुछ लिखा नहीं गया। उन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है कि भाई इस रीजन में नो डाउट काम हुआ होगा, लेकिन हमारे पास कुछ एविडेंस है ही नहीं कि क्या हुआ। कुछ एविडेंस, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ जरूर होगा, लेकिन रिटन नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर कौन है? रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तो तीनों ही हैं, लेकिन फर्स्ट रेगुलर कौन है? अब इसमें अपने पास ऑप्शन है क्लिक हॉर्न का। कब का? 56 का। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो कहीं से देसी पी के आ जाते हैं, आप ऑप्शन में कुछ उल्टा सीधा डाल देते हैं। तो उस केस में अब आप क्या करोगे? तो देख लो क्लिक हॉर्न नहीं है तो कुछ थोड़ा पुराने एक आध दो डेट में देख लो। तो जैसे कई बार ऐसे ऑप्शन आए जिसमें गिब्सन मिल गया, तो गिब्सन ये मजबूरी का आंसर है, अदरवाइज वो सही नहीं है। जैसे द फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाज अपॉइंटेड इन, भाई ये फॉरेस्ट का जो रेगुलर कंजर्वेटर है फर्स्ट वाला, इसे कब अपॉइंट किया गया? कब? 56 में, 56 में। आंसर मिल रहा है ही नहीं। क्या करोगे भाई? नज़दीकी आंसर 1842 है तो वो लगा के आओगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास, या फिर आप डिलीट करवा दो। 1854 में एक काम और हुआ था कि कोलकाता में उस टाइम पे जू बनाया गया, जिसे आज कलकत्ता जू या बंगाल जू के नाम से। फर्स्ट जू इन इंडिया एस्टैब्लिश इन बंगाल। कब? 1854 में। बहुत हो गई इतिहास, अब आते हैं अपने मेन पर्सन पे, ब्रांडिस पे। भाई ये आदमी, इसकी एक टांग नकली थी, मन का बड़ा अच्छा था, ऐसी लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन है, मजरू भाई से पूछ लेना फिर बकाया के डिस्क्रिप्शन है। वाटसन कौन थे भाई? गवर्नर जनरल, जब 57 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल बना वो थे कौन? जॉन लॉरेंस। लॉरेंस मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। 57 के बाद इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था, तो लॉरेंस, लॉ से याद रखना। लॉरेंस बने गवर्नर जनरल। इसके बाद डलहौजी के बाद एक बीच में और आए थे कैनिंग वगैरह, फिर ये लॉरेंस आते हैं। अपन को बस लॉ से याद रखना है। लॉरेंस आए तो इन्होंने क्या किया कि देखो 1857 के टाइम पे लोग जब ब्रिटिश से डायरेक्ट नहीं लड़ पाए, तो ब्रिटिश ने जिस जंगलों पे कब्जा कर रखा था उन जंगलों में खूब आग लगाई और इनके लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए। तो इन्हें लॉरेंस को ये समझ में आया कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की, डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जिससे हम लोग रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाए। सेकंड थिंग, कंट्रोल सही से हो पाए। और क्योंकि अब कंपनी रूल नहीं है, ब्रिटिश रूल है, तो ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसी टाइप के कुछ एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो इन्होंने पूरी जो तीनों कॉलोनी थी उनको इकट्ठा पहले ही हो चुका था, अब ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उसे बनाना इन्हें शुरू किया। तो लॉरेंस ने इंडियन फॉरेस्ट, जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको इस्टेब्लिश करवाया। अब इंडिया का था इसलिए इसे इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसे सेपरेट करने के लिए ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन्होंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना करी। इनके पास एक घिसा पेटा आदमी था, वो था ब्रांडिस, जिसकी एक टांग नकली थी। इन्होंने ब्रांडिस से बोला एक काम करो, हम तुम्हें यहाँ पर एक नई पोस्ट दे रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, किसका? फॉरेस्ट का। तो यहाँ पर बने कौन? आईजीएफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो इस मुच्छड़ आदमी को बना दिया गया आईजीएफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। नाम क्या है? डेट्रिच ब्रांडिस। क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आईजीएफ ऑफ इंडिया कौन है? ब्रांडिस। ब्रांडिस ने इसके बाद क्या फॉरेस्ट को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज किया। मैनेज करने का मतलब उस पर कंट्रोल करना है, जिससे सिस्टमैटिक तरीके से फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाए। यहाँ जंगल का संरक्षण कहीं नहीं हो रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन, उपभोग हो रहा है कि जंगल को कैसे बर्बाद किया जाए, लेकिन वो भी व्यवस्थित तरीके से। तो वो है, नाम इनका कंजर्वेटर है, लेकिन नाम ऐसा कुछ था नहीं।
यहाँ से ये मान लेते हैं कि देश में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बिगिनिंग हो गई, शुरुआत हो गई। वो बात अलग है कि इसमें साइंटिफिक जैसा कुछ लगेगा नहीं, लेकिन किताबों में जो लिखा है तो वही लिखा है कि देश में साइंटिफिक इनकी सीट पे बैठने को हम लोग देश में साइंटिफिक फॉरेस्ट की शुरुआत मान सकते हैं। फर्स्ट आईजीएफ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना, इनकी अपॉइंटमेंट 64 में, 64 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना और इन्हें उसका आईजीएफ अपॉइंट कर दिया। यहाँ पर फिर लिखा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया कब, 64। डिपार्टमेंट कब बना, 64। फर्स्ट आईजीएफ ब्रांडिस। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट से पहले भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो था, मतलब ग्रुप थे, लेकिन समस्या कहाँ थी, उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। हर स्टेट की अपनी अपनी चीज़ें चल रही थी, मद्रास अलग, बॉम्बे अलग। इधर इनने क्या नेशनल लेवल पर पूरी एक स्ट्रक्चर बनाई कि ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, ये। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है बॉम्बे में बैठा हुआ वो बोल रहा मद्रास वाले को, वो मद्रास वाले सुन ही नहीं रहे, बोला हमें समझ में नहीं आती तुम्हारी भाषा। तो यहाँ स्ट्रक्चर बनाई गई। अब स्ट्रक्चर के साथ एक आदमी की कितनी ताकत हो, जो डीएफओ बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसकी पावर क्या हो, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो हर पोस्ट की किसकी क्या ताकत होनी चाहिए, किसे क्या पावर, वो सारी चीज़ें हैं। उसके लिए यहाँ पर आएंगे कानून। कुल मिला के जब इन्हें आईजीएफ बना दिया गया, अब इनसे बोल दिया गया कि भाई साहब अब तुम्हें जो ज़रूरत का काम हो कर लो। तो यहाँ पर इनके लिए क्या है, दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक फॉरेस्ट एक्ट की, दूसरा फॉरेस्ट सर्विस। ये आदमी जो डिपार्टमेंट है ये रिटायर होंगे, मर हो जाएंगे, तो नए कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए एक रिक्रूटमेंट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अब ब्रांडिस यहाँ दो काम करेंगे। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आएंगे, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में होगा, डिपार्टमेंट के बारे में होगा, कैसे काम होगा, उन सारी चीज़ों पे एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट आएगा जिससे डिपार्टमेंट सही से चल सके। दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एस्टेब्लिश करेंगे जिससे नए लोग रिक्रूट हो पाए। इसके अलावा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। क्या है, ब्रांडिस कौन था, जर्मन थे। इनकी फैमिली लिंकेज ब्रिटेन से जुड़ी थी, तो बकाया की चीज़ हो गई। फादर ऑफ, इन्हें बोला जाता फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, क्योंकि जो इनिशियल वर्क हैं वो सब के सब इस मुच्छड़ आदमी ने किए थे। इससे पहले इनकी जॉब कहाँ पर थी, डलहौजी के टाइम पे पेगू में करके आए थे। फर्स्ट आईजीएफ बनाए गए। इनने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, इनमें फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी और इंडियन ट्रीज जो है ये काफ़ी फेमस है, कई जगह पूछी गई, बकाए की भी पूछी गई, लेकिन अपने लेवल के एग्जाम में नहीं, जो पीएचडी इंट्रेंस है उनमें पूछी गई है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 64 में रिकॉर्ड देखो, 64 में ये आदमी को बना। जैसे ही बना ऊपर बैठा, ये बोला उससे पानी लेके आओ, बोला नहीं ले आऊँगा, क्या करोगे, कोर्ट केस कर दो, क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी रूल है ना। तो इसे एक्ट चाहिए जिसमें इसे पावर दी जाए कि ये अपने अधीनस्थों को बोल दे पानी ले आओ, तो वो पानी लेके देना ही पड़े, नहीं तो ये नौकरी से निकाल दे उसे। तो 65 में ये एक्ट लेके आए, जिसे बोला जाता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये जो मुनरो ने वर्किंग प्लान बनाया था, उसका मॉडर्न फॉर्मेट भी, वर्किंग प्लान का मॉडर्न फॉर्मेट है, वो भी यही लेके आए। कौन, ब्रांडिस। ठीक है, ये चीज़ है। ब्रांडिस रहे 83 तक, कुछ जगह 81, कुछ जगह 83 लिखा गया है, दोनों ही ठीक है। ऑथेंटिक जो सोर्स है दोनों में लिखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये ले लो, अपने देश की सबसे बेस्ट जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है वो यही है। इसमें आगे 83 लिखा है, पीछे 81 लिख रखा है, क्या कर दें। दूसरी बुक है जैसे नेगी की आती है, FRI के रिसोर्स हैं, वो भी कंफ्यूज है इसमें, 81 83। हुआ ये कि 81 में रिटायर हुए और 2 साल ये मद्रास गवर्नमेंट, जब यहाँ से ब्रिटेन अपने यहाँ देश से वापस जा रहे थे, घर वापसी हो रही थी इनकी, तो मद्रास गवर्नमेंट ने इनके हाथ पैर जोड़े और बोला भाई साहब तुम हमारे यहाँ एडवाइज़र की तरह काम कर लो। वो जो है 60-65 साल के बीजेपी में जो रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें वो उसमें डाला जाता है मार्गदर्शक मंडल में, उस टाइप से इन्हें रखा गया कि भाई आप हमारे मार्गदर्शन का काम करें। तो 2 साल ये वहाँ रहे। 83 के बाद फिर इन्हें अपना बोरिया बिस्तर लिया और घर वापसी। तो ये इनकी हिस्ट्री रही ब्रांडिस की। 65 में क्या आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट।
ठीक है, पास किसने किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो काउंसिल हुआ करती थी वही करेगी, क्योंकि 57 के बाद है तो पूरी ट्रांसफ़र ये समझ में आ गई थी 1857 की क्रांति में कि ब्रिटेन से इंडिया को नहीं चलाया जा सकता, तो यहाँ गवर्नर जनरल भेज दिया, उसकी काउंसिल बना दी और वो पूरी एक्ट वही पास कर सकती थी, तो उसी ने ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया। इस फॉरेस्ट एक्ट में क्या था? बहुत सिंपल सा एक्ट है। इसमें उन्होंने जस्ट डिफाइन कर दिया कि फॉरेस्ट क्या होता है। कोई भी ज़मीन जिस पे पेड़ पौधे खड़े हों, झाड़ियाँ खड़ी हों, या जिसे हम लोग जंगल के रूप में जानते हों, उसे हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं। बस सिंपल सी बात। कब से हुआ? 65 से। ये 1 मई 65 से ये स्टार्ट हो गया। इसमें फॉरेस्ट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि रिजर्व, विलेज, पंचायत, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा एरिया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किस बात का क्लासिफिकेशन? जहाँ इच्छा हो वहाँ से पेड़ काट लो, तो कोई क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है। इसी टाइम पे 65 के बाद 66 का टाइम ले लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं 67 में फॉरेस्ट सर्विस हुई। तो यहाँ पर ध्यान दो, 64 में ब्रांडिस को अपॉइंट किया गया, 65 में या 64 में अपॉइंट किया गया और उसी टाइम पे डिपार्टमेंट बना। पहले डिपार्टमेंट बनाया और उसी में उन्हें रिक्रूट कर दिया। 65 में ये एक्ट लेके आए और 67 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, इस टाइप से अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़ा हो गया। 66 के ड्यूरेशन में इसी टाइम पे आपने वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वो डिस्कवरी पढ़ी होगी। पंजाब वाले रीजन में पटरी, रेल की पटरी डाली जा रही थी, वहीं पे वो हड़प्पा वाला है जो अपनी डिस्कवरी है वो हुई। अब रेल चलती किससे है? कोयले से, जलाऊ लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से ले आए? तो रेलवे क्या करती थी कि जहाँ भी पटरी डालती साइड में काफ़ी बड़ा एरिया होता था जिसमें प्लांटेशन कर देती थी। वैसे ही इन्होंने क्या किया, पंजाब में एक एरिया था, उसमें उनने एक बड़े एरिया में जलाऊ लकड़ी की प्लांटेशन कर दी, ये सोच करके कि ये जो पंजाब रीजन में जो इनकी पटरी डली थी, पंजाब से होती है कहाँ? मुल्तान से होती है कराची तरफ, सीधे पोर्ट की तरफ, कराची पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो ट्रेन चलेगी उसके लिए जलाऊ लकड़ी की जो व्यवस्था है वो ये जंगल से होती रही। इस टाइप से उन्होंने रेलवे के किनारे एक बड़े से एरिया में प्लांटेशन कर दी। बाद में हुआ क्या कि जब वो फॉरेस्ट बना तो उस रीजन के 2 फेमस चोर थे, डकैत, चोर नहीं डकैत। एक का नाम था चंगा, दूसरे का था मंगा। ये क्या करते थे कि जो उस ट्रैक से जा रहे होते थे इस फॉरेस्ट में दुके रहते थे, काफ़ी बड़ा डेंस था तो पुलिस वाले पकड़ नहीं पाते थे, जो भी गया उसे लूट लेते थे। तो ये पूरे की पूरी प्लांटेशन जो थी फ्यूल वुड, जलाऊ लकड़ी, फ्यूल वुड, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे नेटवर्क है उसकी सप्लाई के लिए इन्होंने पंजाब जो आज पाकिस्तान में पड़ते हैं उसमें फ्यूल वुड प्लांटेशन की थी, लेकिन वो बाद में फेमस हो गए चंगा मंगा के नाम पे। तो चंगा मंगा फ्यूल वुड जो प्लांटेशन है वो आज मॉडर्न डे पाकिस्तान पंजाब में है। वो कब की गई पूछा गया तो ये कब है? 66 में। ये समझ सकते हो कि ब्रिटिश के छक्के छुड़ा दिए, 2-2 6 है, छक्के छुड़ा दिए। चंगा, एक चंगा ने छुड़ाए और दूसरा मंगा ने। चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन 1866 में कहाँ? पाकिस्तान पंजाब में है। से ये वाला मुद्दा अपना निपट गया। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, काम हो जाएगा। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वाज, कौन है? ब्रांडिस। डटरिच ब्रांडिस वाज फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आसाम। नहीं भाई, इंडिया है। विच ईयर वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन इंडिया? किस साल इन्हें अपॉइंट किया गया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल को? 64। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंडिया में कब से स्टार्ट हुई? द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज लेड बाय। आज की जो मॉडर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो आधुनिक संरचना है उसकी स्थापना किस टाइम पे या किसने की?
तो अपने वो ब्रांडेस हैं, उन्हीं ने जो स्ट्रक्चर खड़ी की वो अभी तक चल रही है। अपनी सेंट्रल लेवल पे थोड़े एडजस्टमेंट हुए हैं, अदरवाइज आईजीएफ उसके नीचे के जो हैं एडिशनल वगैरह है, और फिर स्टेट लेवल पे पीसीसीएफ से लेकर नीचे तक के वो सारी स्ट्रक्चर तभी से अपनी है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब स्टार्ट की गई, इस पे एक इशू रहेगा। यहाँ क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट आंसर है 1966। अब इसे ध्यान से समझते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब से स्टार्ट की गई है? 18 आपकी कितनी है 67 से यहाँ पर सर्विस स्टार्ट होती है। सर्विस चलती रहती है। पहले पहले ये एग्ज़ाम कहाँ होता है? ब्रिटेन में। बाद में ये जो आईएफएस का एग्ज़ाम है कुछ 1893 के आसपास, 1890 के आसपास ये एग्ज़ाम इंडिया में भी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। आईएएस की जो एग्ज़ाम है उसके साथ इसे भी कंडक्ट करवाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में आईएएस आईएफएस सभी साथ में चल रहे थे और सब ब्रिटेन में होते थे। और ये जो भी ट्रेनी थे इन्हें स्टार्टिंग में ये भेजते थे जर्मनी ट्रेनिंग के लिए, वहीं ट्रेनिंग होती थी। फिर जर्मन के साथ जब इनकी खटपट बैठने लगी तो जर्मन और फ्रेंच पड़ोसी है, इनके आपस में खटपट चल रही थी, तो ये क्या करने लगे कि कुछ को जर्मन भेजते थे, कुछ को फ्रेंच भेजते थे। ऐसे इनके आईएफएस की ट्रेनिंग होने लगी। लेटर फेज में जर्मन जो है उसने पड़ोसी नीदरलैंड वगैरह के साथ, नहीं हॉलैंड जो रसिया की तरफ वाला हिस्सा है उनके साथ उन्हें लड़ाई में आ गया। तो इनने अपने वालों को उधर न ट्रेनिंग को भेज करके ये फ्रांस भेजना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से इनकी स्टार्टिंग की ट्रेनिंग जर्मन और फ्रांस में होने लगी। बाद में फ्रांस से भी इनकी नहीं बनी तो फिर इनने बोला चलो एक काम करते हैं, ऑक्सफोर्ड वालों को पकड़ लेते हैं। फिर इनने अपनी लोकल यूनिवर्सिटी को पकड़ा और वहाँ पर आईएफएस वालों की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दी। और 1900 के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग इंडिया में हुई। तो ये सर्विस इनकी ये चलती रही। कब तक चलेगी ये सर्विस? 1935 तक। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, 1935 का जो एक्ट है इसके अंदर फॉरेस्ट और जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के अंडर रखा गया, स्टार्टिंग से देख रहे हैं और अभी हम आगे फिर पढ़ेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक छोटी सी विंग हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चर जो है उसे 1935 में सेंटर से स्टेटों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जब सेंटर के पास उसकी पावर ही नहीं है तो आईएफएस अपॉइंट करोगे कैसे? अब हर स्टेट अपने हिसाब से देखेगा। तो 35 में जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी वो हो गई बंद। अगेन जब देश आज़ाद हो गया तब भी ये स्टेट ही करते थे, स्टेट सर्विस थी। सेंटर ने क्या करना शुरू किया, आगे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। सेंटर ने कुछ इंस्टीट्यूट बनाए जिससे एसीएफ और आरएफओ को ट्रेनिंग दी जा सके। अभी भी प्रेजेंट डे में भी जो एसीएफ की ट्रेनिंग है उसकी एक टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पास ही है। और जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, आरएफओ हैं, उनकी ट्रेनिंग बाय लार्ज सेंटर ही कंडक्ट करवाता है। अगर आप एमपी में एसीएफ बनते हैं तो देहरादून जाएंगे, आरएफओ बन रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, आसाम में भेज देते हैं, लाल कुआ उत्तराखंड में भेज देते हैं, या इधर कोयम्बटूर तरफ भेज देते हैं तमिलनाडु में। ये सेंटर की ही इंस्टीट्यूट है जो इन्हें मैनेज करते हैं। इवन चंद्रपुर में जो है महाराष्ट्र के ही सबसे ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, लेकिन वो है सेंटर की। तो इस टाइप की चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पर। तो जब सब्जेक्ट नहीं बचा तो सेंटर ने बंद कर दिया रिक्रूटमेंट। लेटर फेज में 66 में इस सर्विस को अगेन स्टार्ट किया गया। देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे दो ही ऑल इंडिया सर्विस हुआ करती थी, आईएएस और आईपीएस। तीसरी सर्विस 66 में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की गई। बस ये आईएफएस वाले ज़्यादा है, सेंटर के हैं कंपेयर टू इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। आईएफएस उन्हें और फॉरेस्ट सर्विस को सेपरेट करने के लिए यहाँ आईएफओएस छोटा सा ओ लगा दिया जाता है फॉरेस्ट को डिनोट करने के लिए, इसलिए कई बार पढ़ते हैं आईएफओएस, लेकिन ये होता आईएफएस ही है, भारतीय वन सेवा या आईएफएस। ये सब कहाँ से शुरू हुआ है? 1966 से। द हेड क्वार्टर ऑफ आईजीएफ इज एट। आईजीएफ कहाँ बैठता है भाई साहब? अभी अपना जो आईजीएफ है वो कहाँ बैठता है? दिल्ली।
क्योंकि दिल्ली में ही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहले ये होता था कि इस जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे क्या होता था कि ये मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, कौन सा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था और डिपार्टमेंट की टॉप बॉडी होती थी आईजीएफ, और फिर पूरा नीचे डिपार्टमेंट जो है आईजीएफ के कंट्रोल में होता था। प्रेजेंट में क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री है सेंटर पे। इस मिनिस्ट्री में यहाँ पर बैठा है मिनिस्टर, उसके नीचे है सेक्रेटरी, और नीचे यहाँ पर लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, दुनिया भर की, क्योंकि यहाँ पर विंग बहुत सारे हैं। क्लाइमेट चेंज अलग है, वाइल्ड लाइफ अलग है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वो अलग है, IIFM, WII इस टाइप के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलग है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के डायरेक्टर। तो यहाँ पर दुनिया भर की स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेन प्रशासनिक व्यवस्था है फॉरेस्ट की, उसका जो सेंटर का हेड है IGF, वो यहीं पे बैठा होगा। तो IGF कहाँ बैठता है अपना, देहरादून नहीं है भाई साहब, देहरादून में है FRI। सब कुछ है, ठीक है। वहीं पे इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी है जहाँ IFS वालों की ट्रेनिंग होती है, ये मेन बॉडी है। यहीं पे ICFRE है जो पूरा फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट का रिसर्च और एजुकेशन पूरा संभालता है, सब कुछ वही देखता है। लेकिन ये दिल्ली में बैठेगा, गलती मत करना इसमें। इस पूरे सेक्शन से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ब्रांडिस वगैरह के बारे में, MP में अपने 2 क्वेश्चन आए। एक पूछा गया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया कौन था भाई, 11 में आया था क्वेश्चन, वो अपने हैं ब्रांडिस भाई साहब। दूसरा भी 21 के में आया था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट इन इंडिया। तो कौन है, सीधे मिलेंगे डेट्रिच ब्रांडिस, मुच्छड़ वाला आदमी। हिस्ट्री अपनी आगे चलेगी 1875, थोड़ा आगे बढ़ता है टाइम। ये वो टाइम है जिसमें साउथ इंडिया में बड़े बड़े अकाल पड़े, और जब आप आधुनिक काल वो पढ़ते होंगे बुक तो उसमें पढ़ता होगा कि 79 में 75 में साउथ में अकाल पड़े, बहुत सारे लोग खत्म हुए। रिजल्ट ये हुआ कि लोकल के जो क्षेत्रीय पेपर है इनने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत बेइज्जती करी। उसी टाइम पे शायद जॉर्ज पंचम या कोई और राजा था ब्रिटिश का, वो इंडिया आए थे। तो लोकल पेपरों में ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी और ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक एक्ट लेके आते हैं 1979 में, इसी टाइम पे लेके आए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो क्षेत्रीय भाषा है, वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, इनमें जो पेपर पब्लिश होते थे उन पर रेगुलेशन कर दिया। उससे क्या हुआ कि कई पेपर जो है रीजनल पे इतने सारे रेस्ट्रिक्ट डाल दिए, इंग्लिश वालों पे कुछ नहीं थे, तो कई पेपर तो ऐसे ऐसे जो वर्नाकुलर में थे और रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। तो 79 आपको याद रहेगा। उसी टाइम पे जो जॉर्ज पंचम था शायद, वो दिल्ली आया था, दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में बहुत सारे राजा जो अंग्रेज़ों के सामने 180 डिग्री हो रहे थे वो तो आ गए, बहुत सारे नहीं आए। जो नहीं आए उनको बेइज्जती करने के लिए क्या किया, एक एक्ट लेके आए उसी टाइम पे, एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि ये राजा क्या है, हाथी पे बैठ के चलते थे, बाकी सब घोड़े पे, राजा ही केवल हाथी पे बैठ पाएगा। भाई राजा है तो वही इतना ताकत रिसोर्सेस रख पाएगा कि हाथी रख सके। तो एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए उसी टाइम पे, जिससे ये जो राजा जो दिल्ली दरबार में नहीं आए उनका बेइज्जत किया जाए, उनका हाथी निकाल लिया जाए। तो उसमें इन लोगों ने हाथी को वहाँ से निकाल के जंगल में ले आए। तो एलिफेंट से रिलेटेड कंजर्वेशन वहाँ से शुरू हुआ। इसी ड्यूरेशन में एक काम और किया फॉरेस्ट्री के रिस्पेक्ट में। एलिफेंट तो तब लेके आए, लेकिन उससे 1 साल पहले 78 में जो 65 में एक्ट लेके आए थे, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसमें थोड़ी दिक्कतें थी। फॉरेस्ट को तो डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन डिपार्टमेंट आगे चल रहा है तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए।
तो इनने क्या किया, एक काम करते हैं, अपने पूरे देश की फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा एक ये वाला है जिस पे अपना टोटल कंट्रोल है, इस पे अपना कंट्रोल और आम पब्लिक के लिए, और ये केवल आम पब्लिक के लिए है। ऐसे हिस्सों में इनने डिवाइड कर दिया 78 में। उसी ड्यूरेशन में एक काम और हुआ इंडियन में फॉरेस्ट एजुकेशन रिसर्च का। शुरुआत होती है 1875 में। यहाँ पर क्या होता है, इंडियन फॉरेस्टर के नाम से एक मैगजीन पब्लिश होना शुरू होती है। कहाँ से? देहरादून, जो आजकल FRI से निकल रहा है, इंडियन फॉरेस्टर। किसने निकली? पॉवेल एंड स्लिच, ये 2 पर्सन थे। ये स्लिच भाई साहब हैं जो अगले नेक्स्ट IGF अगले 75 में निकली है। अगले 7-8 साल में ये सेकंड IGF बनने वाले हैं। स्लिच और पॉवेल, इन्होंने इंडियन फॉरेस्टर निकालना शुरू की। कब? 75। 78 में 2 कांड होंगे। पहला क्या होगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आएगा जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर देंगे किसमें? रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्टेड। देखो, इनने बोला कि भाई देखो, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है, ये है। पहले तो ये देखो कि कौन कौन सा फॉरेस्ट का एरिया है जिसमें टिम्बर बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला एरिया है ना, इसमें टिम्बर बहुत गुड क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का टीक है। बोला एक काम करो, इसकी अपनी सीट की रिजर्वेशन कर दो, रेलवे का रिजर्वेशन कर दिया इसका। तो इसे बोला गया कौन सा फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट। जनरली इनके जो भी एक्ट होते हैं उसका पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह होती है, सेकंड चैप्टर से सब कुछ शुरू होता है। तो सेकंड चैप्टर में सबसे ब्रिटिश ने अपने लिए काम किया, तो सेकंड चैप्टर इस बुक का था रिजर्व फॉरेस्ट। फिर बोला अच्छा अब ये जो विलेज वाले हैं इनको कुछ डाल दो। तो गांव के आसपास की जो ज़मीन थी जिस पर जंगल उगा था, जिसे गांव वालों को बोल दिया ठीक है ये ज़मीन तुम उपयोग कर सकते हो, इसमें हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम। इसे बोला गया कौन सा? विलेज फॉरेस्ट। इससे चैप्टर 3 आ गया। अब बीच का कुछ ऐसा एरिया बनेगा जिसमें गांव वाले भी यूज कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, लेकिन गांव वाले एक लेवल से ज़्यादा उपयोग ना करें, उस पर थोड़ा कंट्रोल रहे, मीन्स उसे कुछ टाइप का संरक्षण रहे, यानी कि प्रोटेक्शन मिले। तो इसे तीसरे को बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो अगले चैप्टर में 4 में आ जाएगा। तो 2, 3, 4 रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्टेड, इस टाइप से फॉरेस्ट को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। कब? 78 में। और 78 में ही बैली की बोतल पानी पिया है ना, बैली, इसने क्या किया, देहरादून में एक स्कूल खोला, फॉरेस्ट स्कूल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही एक आदमी था, ब्रांडिस भाई साहब के पास गया, बोला भाई साहब हमें ऐसा ऐसा कर रहा है, अपने बच्चे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ये खासकर दिक्कतें कहाँ आ रही थी, ब्रिटेन में जो IFS बन रहे थे वो तो ब्रिटेन उस टाइम पे तो जर्मनी और फ्रांस में ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो वहाँ से ट्रेंड होके आ रहे थे। लेकिन जो लोअर स्टाफ है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, उसके ऊपर डेप्यूटी रेंजर बोलते हैं, या नाम तो भूल गया इनका, डेप्यूटी रेंजर है, फिर रेंजर है, ये नीचे वाले कहाँ से ट्रेनिंग ले। तो इनकी बड़ी समस्याएं थी। पहले वहाँ से IFS आए, फिर इन सबको ट्रेनिंग करवाए, वो सिखाए इन्हें। तो इन्हें क्या किया, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्कूल बना देते हैं और इन्हें सबको स्कूल में जाकर कैसे क्या करना है सिखाते रहेंगे। तो उसके लिए F बैली, ये समझ लेना, बैली की बोतल है, पानी की बोतल है बैली, इसने 78 में फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की। कहाँ? देहरादून। इंडियन फॉरेस्टर देहरादून से ही पब्लिश होना शुरू होती है। कब से इंडियन फॉरेस्टर निकलती है? 75 से, 75 से। 78 में एक तो एक्ट आता है और दूसरा स्कूल शुरू हो जाता है। और 79 में क्या होता है, दिल्ली दरबार वगैरह का इशू आता है, तो 79 में एलिफेंट कंजर्वेशन का वो एक्ट आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून वाज एस्टैब्लिश इन, कब बना? देख लो भाई, 78। 79 में एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ।
आप समझ में आया, लिंकेज उससे हो गई होगी कि दिल्ली दरबार कैसे क्या क्या वो हो गया। इससे क्या है, ये अब आप भूलोगे नहीं, कई बार पूछे गया क्वेश्चन, भूल जाते थे जनरली। 81 में ब्रांडिस भाई साहब रिटायर्ड हो गए और उसकी जगह कौन आ गए, विलियम सिलिच। ये जो सिलिच है इन्हें बोला जाता है सेकंड आईजीएफ। ये सिलिच वही है, पोवेल एंड सिलिच जिन्होंने इंडियन फॉरेस्टर स्टार्ट की थी, वही सिलिच है। ये यहाँ पर ये आईजीएफ बन जाते हैं और ब्रांडिस भाई साहब चले जाते हैं रिटायरमेंट के लिए, जा ही रहे होते हैं। साउथ में मद्रास वाले बोलते हैं भाई साहब हमारे यहाँ रुक जा 2 साल, हमारा डिपार्टमेंट कुछ ठीक ठाक काम कर लेगा। वहाँ रुकते हैं मार्गदर्शक मंडल में, 2 साल बाद फिर घर वापसी इनकी हो जाती है। 83 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका अपने से कोई लेना देना नहीं है फॉरेस्ट्री से, लेकिन वाइल्ड लाइफ की फील्ड में इनका काम है तो पढ़ लेते हैं, कई बार पूछा गया कब बना। तो 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है BNHS वो बना। उनकी जो बिल्डिंग है उसे बोलते हैं हॉर्नबिल हाउस, उनका लोगो है अपनी चिड़िया हॉर्नबिल। बोल सकते हो कि अपनी चिड़िया भी कहीं ना कहीं इन्हीं की चिड़िया से ही इंस्पायर थी। 1885 में ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर इन इंडिया स्टार्टेड एट कूपर हिल्स। अच्छा, ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन, गलत लिख दिया है सेंटेंस। 1885 का वो टाइम है जिसमें इनकी जो पहले बोला ना जर्मन में होते थे, फिर जर्मन से थोड़ी तंगहाली लगी तो जर्मन और फ्रांस दोनों में ट्रेनिंग करने लगे। फिर फ्रांस से इनकी लड़ाई झगड़ा हो गए, प्यार मोहब्बत से काम नहीं चल रहा था, तो बोला अरे यार अब तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर इन्हें अपने इंग्लैंड में कूपर हिल वाले रीजन में जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर थे, IFS वाले थे, उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया इन्हें। इसे सही से लिख देना, ये गलत लिख रखा है। इनकी कूपर हिल में शुरू हुई, इंडिया में नहीं, कूपर हिल में शुरू हुई। इसके बाद मुद्दा आता है वॉलकर का। इशू क्या चल रहे थे, सिंपल से इशू थे। ये वो पीरियड था जिसमें साउथ इंडिया में आए दिन कभी यहाँ कभी वहाँ अकाल पड़ रहा है। यही अकाल की एक वजह थी। उसी टाइम पे आपने सुना होगा पूना में अकाल पड़ा था जिसमें कुछ रैट या रेमंड कुछ था, उसे मार दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक तात्या पे इन सब की चीज़ें चलती हैं वहाँ हिस्ट्री में। तो ये साउथ में उस टाइम पे ऐसा हो रहा है जैसे आज इधर अकाल हो रहा है, 5 साल बाद यहाँ हुआ, अगले 5 साल बाद कहीं वहाँ हुआ, फिर का 5 साल 2-3 साल में कहीं और, मतलब लगते लगते अकाल हो रहा है। ब्रिटिश को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पिछले 100 साल में, जब 1765 के आसपास या 17 से जब से इन्हें देश में एक टाइप से कानून व्यवस्था पे कब्जा किया, तब से लेकर के 100 साल में तो कोई दिक्कतें हुई नहीं। लेकिन अब इतना क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, कभी यहाँ भूकाल मरता था, कभी उधर अकाल मरता है, और कभी यहाँ 5 लाख मर गए, 20 लाख मर गए, 25 लाख मर गए। साउथ को संभालते हैं तो नॉर्थ को संभालते हैं तो साउथ। और ये वो पीरियड है जहाँ पर यूरोप में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनके, उधर नेपोलियन बोनापार्ट वाले वो सारी चीज़ें उनकी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच उठ खड़े हुए, वो सारी चीज़ें चल रही, तो कॉन्फ्लिक्ट है। जहाँ पर इनकी दिक्कतें बढ़ रही वहीं पे इधर अकाल पड़ रहा है। तो किया क्या जी, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे जर्मन की हेल्प ली। कौन थे, वॉलकर, जॉन अगस्टस वॉलकर। वॉलकर से बोला भाई साहब देख लो, हमारे यहाँ देश में एग्रीकल्चर में अकाल पड़ रहा है और हर साल 10-15 लाख लोग मर जाते हैं। यही मारकाट मची थी, इसी वजह से दिल्ली दरबार में राजा नहीं गए थे। बहुत सारे वर्नाकुलर प्रेस एक्टर जो था आया था, वर्नाकुलर जो क्षेत्रीय भाषा के जो पेपर थे वो ब्रिटिश को क्यों का ले आ रहे थे, क्योंकि वहाँ अकाल पे अकाल पड़ रहे थे और ये बिल्कुल तोड़ फोड़, मतलब पूरे शोर शराबे के साथ राजाशाही अंदाज में दिल्ली में दरबार लगाने में लगे थे, जबकि यहाँ लोग मर रहे हैं। इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे और उसी के विरोध में वो एलिफेंट वाला एक्ट लेके आ गए। तो इनने बोला वॉलकर भाई साहब से, देख लो भाई साहब क्या दिक्कतें हैं। तो अपॉइंट किया गया वॉलकर को 1890 में। किसको, वॉलकर को। किसके लिए, ये वॉलकर कौन थे, जर्मन थे।
ब्रिटिश मतलब इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने इनसे बोला भाई साहब आ जाओ, ये भी बॉटनी से जुड़े थे, कि हमारी किसकी समस्या देखनी, एग्रीकल्चर की। देखो वॉलकर भागे आए, इनने पूरे देश में सर्वे किया, दुनिया भर का जांच पड़ताल की, और 1893 में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट का नाम था इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि जो व्यवस्था है उसमें कैसे सुधार किया जाए। एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, जिसको कोई भी रिपोर्ट बनती है कुछ चैप्टर बनते हैं, उसी में इन्होंने एक 8th नंबर का चैप्टर था जो उसका नाम दिया वुड। जंगल को वुड बोला जाता है, पुरानी जो भाषा है यूरोप में, जो पुरानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज रही उसमें जंगल को वुडलैंड, फॉरेस्ट लैंड वो बोलते हैं। जैसे वुडलैंड आपने वो एक ब्रांड सुना होगा, जूते वगैरह पहनते हैं, तो वो वुड जो है वो टिम्बर या पेड़ों को बोला जाता है। क्यों, आगे हम लोग को शब्द आगे आ जाएंगे कि ये शब्द कैसे विकसित हुए। तो इन्होंने एक चैप्टर दिया वुड यानी कि फॉरेस्ट को डेडिकेट किया। कब अपॉइंट हुए, 90 में। रिपोर्ट कब सबमिट की, 93 में। टाइटल क्या था, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किसने किया, वॉलकर ने। इसके चैप्टर कौन सा था, 8 नंबर। इस चैप्टर के बेसिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नीति बनाई, उस नीति को मतलब पॉलिसी, वो बनी अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1894। आगे एक दिक्कत आएगी कि फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट पॉलिसी, ये एक्ट और पॉलिसी में क्या होता है। देखो एक्ट मतलब कानून, अधिनियम। इसमें क्या है, सीधा लिख दिया जाता है तुम्हें सुबह 6 बजे जगना है, 8 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। अगर आप नहीं करते तो तुम्हें कूट दिया जाएगा, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा करने पे ये होगा। उसमें सीधी स्ट्रिक्ट लाइनें होती हैं। नीति क्या है, रणनीति, पॉलिसी। हमें डेली अपन प्लान बना लेते हैं, संडे से लेकर के नेक्स्ट सैटरडे तक, इतने दिन में ये करना है, इतने में इतना, 7 दिन में ये सिलेबस, 40 दिन में फॉरेस्ट या IFS, और 50 दिन में सिलेबस 4 बार रिवाइज कर लेंगे और अपना फॉरेस्ट फर्स्ट रैंक। ये नीति है, आज बनाई कल सुबह से अप्लाई करेंगे, दोपहर तक नीति फैल। लेकिन ये नीति अगर हमने सही से नहीं फॉलो कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जेल में डाल दिया जाएगा। उसके साथ पनिशमेंट नहीं, वो एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है कि हमें कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो नीति वो है। इससे ये निकला, नीति बनी। जब पॉलिसी आई तो पॉलिसी में इनने क्या किया, वॉलकर ने क्या बोला, उसके ऊपर हम लोग आगे जब फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे वहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा यही चीज़ें, क्योंकि यहाँ बताऊंगा फिर जनरल फॉरेस्ट्री लंबा हो जाएगा, सो जाओगे आप। जब इन्होंने पॉलिसी बनाई उसमें बेसिकली उन्होंने यह बोला कि आप जो जंगलों को उपभोग कर रहे हो, काट रहे हो, काटने का भाई कोई तरीका होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। किसे काटना है किसे नहीं काटना, बिना किसी सोच समझ के जहाँ दिखता वहीं काट रहे हो। भाई साहब आप एक काम करो, जंगल जहाँ ऐसे हैं जो पहाड़ी एरिया के जंगल हैं उन्हें मत छेड़ो, उन्हें छोड़ दो। कुछ जंगलों को आप काट सकते हो, कुछ को कैसे भी काटो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ को एक लिमिट में काटना है, कुछ को छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे मैनेज करना जिससे ये चीज़ें, जो पूरा इकोसिस्टम था, वाटर साइड का इकोसिस्टम था, जो जंगलों में बारिश होती थी वहाँ से जो मिनरल रिसोर्सेज पानी के थ्रू ज़मीन जो अपनी नदी के किनारे हैं उन पर जमा हो जाते थे, जिससे पूरा उत्पादन होता था, वो पूरा प्रभावित हुआ था। वाटर टेबल प्रभावित हुई थी, रेनफॉल प्रभावित हुई, इफेक्टेड हुई। उसको मेंटेन करना है। उसे आप सुधार तो नहीं सकते लेकिन और बर्बाद ना हो, उससे रोकना है। तो इसके लिए इन्होंने पॉलिसी लेके आया, और पॉलिसी में क्या किया गया, ये कहा गया कि अपने देश में जो भी पॉलिसी, जो फॉरेस्ट है, उन्हें हम 4 पार्ट में बांट लेंगे। बोले कौन से, तो आपसे पूछा जाता फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कब आई, तो 1894। इस फॉरेस्ट पॉलिसी में देश के जो जंगल हैं उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया गया। एक वो एरिया जिनको हम छेड़ेंगे नहीं, उन्हें बोलते हैं प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट, यानी कि इनका संरक्षित वन कर दिया गया।
दूसरा फॉरेस्ट फॉर सप्लाई, माइनर फॉरेस्ट और पास्चर लैंड। अब यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इससे पहले अपना कौन सा एक्ट पढ़ा था हमने, 1865 का एक्ट आया था जिसमें फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कुछ नहीं दिया गया था। 1878 में फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन दिया गया और इन्होंने क्या बोला, एक था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था विलेज और तीसरा था प्रोटेक्टेड। ये है क्या, जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया था उसको उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 कैटेगराइजेशन कर दी। जब नीति आई तो वो बोलती है नीति अपने फॉरेस्ट को अपनी तरीके से बांटती है। पॉलिसी बोलते हैं कि हमें कुछ तो ऐसे होना चाहिए फॉरेस्ट जिनका प्रिजर्वेशन कर दे, संरक्षण कर दे। दूसरे ऐसे फॉरेस्ट हों जिनसे जो भी एक्सप्लॉयटेशन है वो केवल कंपनी के लिए हो, ब्रिटिश कंपनी के लिए हो, तो फॉरेस्ट फॉर सप्लाई। तीसरा जो आम आदमी के लिए हो, चौथा प्लांटेशन वगैरह। ठीक है, तो इस टाइप से पास्चर लैंड, ग्रास लैंड, इस टाइप से ये जो पॉलिसी है उसने ये 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया, प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट फॉर सप्लाई, माइनर और पास्चर लैंड। ये इस पॉलिसी का डिवीजन था, एक्ट का नहीं। लेटर फेज में जब पॉलिसी अगेन आगे आएगी 52 में, तो ये क्लासिफिकेशन जो फॉरेस्ट का था उसे बाद में बदल दिया जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे प्रोटेक्शन, नेशनल, विलेज और ट्री लैंड। अभी हाल में पकड़ लो कि इन्हें 4 टाइप से डिवाइड किया था, वो बाद में ऐसे 4 में डिवीजन है। ये याद ना भी रहा है, समझ में नहीं आया, दिक्कत नहीं है, आगे लेजिस्लेशन में हम इन चीज़ों पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है इन पर। और एक्ट में क्या था अपना 78 के में, रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्टेड। ठीक है, यहाँ तक मुद्दा पहुँचा अपना। एक आता है 1898, उस टाइम पे वेदांतंगल, जो कि फर्स्ट टाइप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई। तो देश की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वेदांतंगल। कब बनी, 1898। यहाँ पर आके अपना 18 सेंचुरी वाला हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 वाज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय। 1894 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो किसके रिकमेंडेशन के आधार पर बनी, आंसर है वोल्कर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 94 फर्स्ट फॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंडियन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ, किसकी रिपोर्ट के आधार पर ये बनाई गई, वोल्कर, जॉन अगस्टस वोल्कर। द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड, कई बार पूछा जाएगा कब अडॉप्टेड की गई, कई बार लिख के पूछते कब इसे इनंसिएट, कब लागू किया गया, कब बनाई गई, कब इनेक्टेड की गई, कब अडॉप्ट, ऐसे नंबर लंबे चौड़े टर्म पूछेंगे, सीधा सा आंसर आएगा 1894। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज, हाँ इसी में कई बार ये फॉर्मुलेटेड है ना, तो इस टाइप से पूछे जाएंगे। कब, 1894, सीधे किसे पटे से आंसर है इनके। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894 enacted under the pre-independent era come into existence on the basis of report submitted by Dr. Volcker। टाइटल क्या था इस रिपोर्ट का, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये इनका रिपोर्ट का टाइटल था।